आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जॉन लॉक। हम जॉन लॉक कंप्लीट करेंगे पहले। एंड आप लोगों की जो कल की एक और क्लास थी हम लोगों की, क्योंकि एक दिन में दो क्लासेस थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इट इज़ बेटर कि हम ये क्लास ट्यूसडे को कर लें। तो कल आपकी 1:30 बजे एक और क्लास होगी, उसके बाद इस मंथ की जो आपकी क्लासेस होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो जॉन लॉक की PDF पहले मैं अपलोड कर देती हूँ, फिर हम शुरू करेंगे आज की क्लास। हाय अभिषेक, इट इज़ योर फर्स्ट क्लास। ओके, बैकलॉग कैसे करना है एंड आपने कल ज्वाइन किया है प्लस। ओके, अभी तक आपने सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन देखा है। देन अभिषेक, अभी देखो आज की क्लास है एक तो जॉन लॉक की, ठीक है, और एक कल की क्लास होगी, कल डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। इसके बाद इस मंथ की क्लासेस नहीं होंगी, मतलब अगली क्लास जो होगी आपकी वो होगी 1 अगस्त को। ठीक है, तो आपके पास में बीच में टाइम मिल जाएगा, एक हफ्ता ऑलमोस्ट आपके पास में है, जिसमें आप कवर कर सकते हो बाकी सभी जितने भी सेशंस हैं। आई थिंक अभी तक 9-10 सेशन हुए हैं, दिस इज द 10th और 11th सेशन। तो ये जो 9-10 क्लासेस होंगी ये आप कवर कर लेना इस एक हफ्ते में। ठीक है, और कवर कैसे करना, जिस भी दिन आप, जैसे प्लेटो के सारे टॉपिक्स एक ही दिन में कवर कर लो, एरिस्टोटल एक दिन में कवर कर लो, फिर उसके बाद मैकियावेली है एक दिन में कवर करके, फिर थॉमस हॉब्स एक दिन में कवर करो, एंड जॉन लॉक आज हमारा खत्म हो जाएगा होपफुली, या फिर कल तक खत्म हो, तो ये पूरा आप कवर कर लेना। जॉन लॉक तक आपको कवर करना है, जो कि आसानी से एक एक दिन में आप बैकलॉग कवर कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक वाइज बैकलॉग कवर कर लो, इससे आपके ऊपर भी बर्डन नहीं रहेगा। PDFs आप अपनी डाउनलोड करोगे, सबसे पहले आप सेशन कंप्लीट करोगे, पहले पूरी लेक्चर आप देखोगे प्लेटो का, खत्म हो जाता है प्लेटो का लेक्चर, उसके बाद उसकी PDF आप रीड करना शुरू करोगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको वैसे भी मेंशन कर ही दिया है कि आप कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हो वहाँ पर। ठीक है, आई एम फाइन राउंड, थोड़ा था सुबह बट ठीक है, आई कैन कंटिन्यू विद द क्लास दीज डेज, इट इज़ लाइक दैट। ग्रुप का लिंक आपको जो मिलेगा अभिषेक, वो डिस्कशन फोरम से मिलेगा। आपने अभी रिसेंटली प्लस ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा कि अनअकैडमी प्लस का जो फॉरम होता है, जहाँ पर सारी PDF अपलोड की जाती हैं, उसकी नोटिफिकेशन भी जाती होगी आपको कि ये PDF आपकी इस लेक्चर की अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो आपको आज आ जाएगी, शायद आ भी चुकी होगी, क्योंकि मैं जॉन लॉक की PDF आज क्लास से पहले ही मैंने अपलोड कर दी थी, 2-3 घंटे पहले। तो वो जो PDF है आपको बस वहाँ से PDF डाउनलोड करके, 2 PDF होंगी, एक इंटरैक्टिव PDF होगी जो कि आप देख सकते हो, ऐसी PDF होगी। दूसरी होगी जैसे बुक्स फॉर्मेट में, जैसे अपना बुक्स लिखी होती है उस फॉर्मेट में होगी। ठीक है, वर्ड फॉर्मेट में। तो वो PDF में से पढ़ेंगे, एक एक लाइन समझेंगे, उसको रिलेट करेंगे टॉपिक के साथ में जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, एंड फिर फर्दर उसको कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो ये ऐसे बैकलॉग कवर कर लो। वैसे भी आंसर राइटिंग इसीलिए मैंने शुरू ही नहीं की अभी, आंसर राइटिंग हमारी शुरू हो जाएगी 1 अगस्त से। ठीक है, एक हाँ डाउनलोड दोनों कर लो, लेकिन जो सारा डेटा होगा वो एक ही PDF में होगा। वो वर्ड वाली जो PDF अलग से फुल PDF होती है, वहां पर पूरा डेटा होगा। ठीक है, तो वो कवर करना जरूरी है, तो ऐसे कवर कर लेना। अभी फिलहाल हम आज जॉन लॉक शुरू करेंगे। कल हमने जॉन लॉक के बारे में समझा था, थोड़ी इंट्रोडक्शन समझी थी हमने, जॉन लॉक क्या बोलते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज देते हैं, एंड हमने देखा था कि जॉन लॉक किसको क्रिटिसाइज करेंगे, रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज करेंगे। और रॉबर्ट फिल्मर ने अपनी बुक लिखी थी पेट्रियार्क। पेट्रियार्क में रॉबर्ट फिल्मर ने कहा था कि सबसे पहले तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी होती है ये लॉजिकल थ्योरी नहीं है। लॉजिकल क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से फ्यूचर जनरेशन पे बाउंडेशंस लगा देती है कि फ्यूचर जनरेशन भी इसी तरीके से रन की जाएंगी। दूसरा, वो प्रॉपर्टी के बारे में बोलते हैं कि प्रॉपर्टी का जो बेसिस है वो हेरिडिटरी ज्यादा बेहतर है रादर देन कॉन्ट्रैक्ट। वो भी हमने समझा कि इसको क्रिटिसाइज कैसे करेंगे और किस बेसिस पे ये बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो अब इनको जॉन लॉक क्रिटिसाइज करेंगे और बोलेंगे कि इनके सभी चीज़ों के बारे में, तो डिनाई करेंगे कि देखो एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो स्टेट को आप दे रहे हो वो एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। सो ये क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिटिसिज्म हमने कवर किया। उसके बाद हम अभी डिस्कस करेंगे, आज डिस्कस करने वाले हैं हम कॉन्ट्रैक्चुअल थ्योरी। जैसे थॉमस हॉब्स ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है, वैसे ही एक थ्योरी यहाँ पर दी गई है, विच इज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक दोनों ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन का पार्ट है। ऐसे ही है आगे,
रॉसू। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो रॉसू होगा। अगर आज हमारा जॉन लॉक कंप्लीट हो जाता है तो हम रॉसू कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। कल जो हमारा डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, या तो अगर रॉसू के लिए अलग से क्लास है तो मैं उसमें कवर कर लूंगी, डोंट वरी, लेकिन कल के डाउट क्लियरिंग सेशन में फिर हम एक दो स्टेटमेंट्स देख लेंगे, रिविजन कर लेंगे जब तक जो जो अभी तक हमने कवर किया है, विल डू द रिविजन। ठीक है, तो रॉसू की बुक है, इन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है अपनी बुक में। बुक का नाम है ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, सेकंड ट्रीटीज। ठीक है, इसमें अपनी थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट देंगे कि गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी वो कैसे बनाई जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट पे बनाई जाएगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं आपस में मिलकर के आएंगे एंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के 4 स्टेप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। पहला स्टेप होगा आपका जिसमें आप ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब करेंगे। दूसरा स्टेप होता है जिसमें हम स्टेट ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करते हैं। तीसरे स्टेप में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के आउटकम्स क्या होंगे, कि फाइनली जो कॉन्ट्रैक्ट अब साइन किया गया है उसके रिजल्ट में अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम अपना शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा ह्यूमन नेचर। तो ह्यूमन नेचर पे देखेंगे कि ह्यूमन नेचर कैसा है। ह्यूमन नेचर देखो ऐसा है कि हमने पढ़ा ही था ऑलरेडी कि लस्की क्या बोलते हैं कि जो भी थिंकर होते हैं ही इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स, एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। अपने सराउंडिंग्स में जैसी कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं उससे काफी ज्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड होंगे। तो ही इज अ जॉन लॉक भी ऐसा ही है, जो उस टाइम पे कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी उससे काफी इन्फ्लुएंस होंगे। अब हमने देखा थॉमस हॉब्स जब उन्हीं सिचुएशन से इन्फ्लुएंस थे तो थॉमस हॉब्स ने एक पेसिमिस्टिक व्यू दिया था। इन्होंने पेसिमिस्टिक व्यू दिया था क्योंकि इन्होंने ऐसी हिस्ट्री को विटनेस किया था जो कि बहुत ट्रबल थी, जिसमें प्योरिटन रेवोल्यूशन था, जिसमें वॉलेंट रेवोल्यूशन हो रहा था, देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। लेकिन जॉन लॉक ने ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया है, इन्होंने नेगेटिव दिया है। जॉन लॉक पॉजिटिव व्यू देंगे, ह्यूमन नेचर को लेके बोलेंगे कि देखो मैन अच्छा है। ऑप्टिमिस्टिक व्यू देंगे क्योंकि इन्होंने स्टेबल पीरियड देखा जब ऐसे लड़ाई नहीं हो रही थी। तो इसलिए जो जॉन लॉक व्यूज देते हैं हमको, वो व्यूज हम देखेंगे तो वो बैलेंस्ड व्यू होते हैं एकदम। ठीक है, तो इनकी थ्योरीज कॉमन सेंस पे बेस्ड होती हैं, जस्ट लाइक एरिस्टोटल। तो कॉमन सेंस पे बेस होकर के ये अपनी पूरी थ्योरी देंगे। तो ह्यूमन नेचर के मामले में क्या बोलते हैं ये, ह्यूमन नेचर के बारे में ये एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट को, इस कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हैं। एनलाइटेंड ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, मतलब जो मैन है, मैन इज एनलाइटेंड। एनलाइटेंड का मतलब होता है कि मैन के पास में रीजन है, इक्वली रीजन है पैशन के ही जितना। देखो जब हमने थॉमस हॉब्स देखा था, थॉमस हॉब्स में क्या बोला था उन्होंने कि मैन के पास में रीजन है, सिर्फ उतना रीजन है जिससे उसे ये पता चल सके कि ये चीज मेरे लिए सही है, मुझे ये चीज करनी है। उसके बियॉन्ड में उनके पास में कोई वो नहीं था, है ना। वहां पर क्या हो रहा था, रीजन, उन्होंने बोला कि रीजन होता है सिर्फ इतने एक्सटेंट तक, तो पैशन डोमिनेट करेगा इसमें। थॉमस हॉब्स के केस में पैशन डोमिनेट करता है, लेकिन जॉन लॉक के केस में रीजन और पैशन दोनों ही बैलेंस्ड फॉर्म में होते हैं, ऐसा कहना था। एनलाइटन मतलब लोगों के पास में अब रीजन है, ये चीज देखने को हमको मिलती है। तो यस, जॉन लॉक इंडिविजुअलिस्ट है। इनफैक्ट आपको एक बात बताऊं, जॉन लॉक को हम बोलते हैं दैट ही इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। ये एक स्टेटमेंट आती है जो आपको डायरेक्टली कभी कभार एग्जामिनर पूछ भी सकता है। ठीक है, ऐसा पहली स्टेटमेंट आ चुकी है, ही इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। इसका क्या मतलब होता है, मतलब ये मैन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जॉन लॉक लिबर्टी को प्रायोरिटी देते हैं, ही इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। उससे साफ पता चलता है कि मैन की लिबर्टी को प्रायोरिटी दी जाएगी स्टेट के ऊपर, यानी मैन ने ही स्टेट को बनाया है। तो जॉन लॉक मैकेनिस्टिक व्यू लेते हैं स्टेट का। मैकेनिस्टिक व्यू का मतलब क्या होता है कि स्टेट जो है मशीन की तरह है, मैन के वेलफेयर के लिए ही बनाई गई है स्टेट। तो ही इज एन इंडिविजुअल आउट एंड आउट का मतलब है कि इंडिविजुअल के जैसे ही शुरू होते हैं और एट द एंड भी ये इंडिविजुअल को ही ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। मतलब शुरू में भी बोल रहे हैं कि मैन के पास में रीजन है, मैन बढ़िया है, तो इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देंगे, और बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा तो भी मैन को ही प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, हाँ, तो वो भी बिल्कुल थॉमस हॉब्स जैसा है, बस थॉमस हॉब्स में उल्टा था। आखिरी में हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स एब्सोल्यूटिस्ट बन जाते हैं, लेकिन जॉन लॉक एब्सोल्यूटिस्ट नहीं बनेंगे। ये समझ में आया, ये एब्सोल्यूटिस्ट नहीं बनेंगे।
हाँ, वो लिबरल नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो लिबर्टी को प्रेफरेंस नहीं देते थे, वो लिबर्टी के ऊपर सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देते थे। ठीक है, तो जॉन लॉक बोलते हैं कि मैन के पास में दोनों चीजें होती है, रीजन और पैशन दोनों होता है। मैन सेल्फ सेंटर्ड है, अपने बारे में तो सोचता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बारे में सोच रहा है तो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा। मैन अपने बारे में भी सोचेगा और दूसरों के बारे में भी सोचेगा। मैन के पास में इतनी कैपेबिलिटी है कि अपना भी ख्याल रखे और दूसरों का भी ख्याल रखे। तो ये इस टाइप का जो मैन होता है, ये टाइप का मैन होता है एनलाइटेंड मैन। ठीक है, एनलाइटेंड मतलब बहुत अच्छा है। ठीक है, सो रीजन जो होता है, जॉन लॉक का कहना है कि मैन के अंदर में रीजन इतना है कि रीजन मैन को गाइड करता है। लॉजिक लगा करके लॉजिक मैन को ये गाइड करता है कि आप अपना भी ख्याल रखिए, साथ में दूसरों का भी ख्याल रखिए, दूसरों की लाइफ को नुकसान मत पहुंचाइए, दूसरों की लिबर्टी को भी नुकसान मत पहुंचाइए, दूसरों की हेल्थ पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए आपकी वजह से, एंड दूसरों की प्रॉपर्टी को भी नुकसान मत पहुंचाओ। मैन ये चीज जानता है। इसीलिए जो ह्यूमन नेचर की ये बात करते हैं, उस ह्यूमन नेचर में जॉन लॉक बोलते हैं कि ह्यूमन नेचर ऑप्टिमिस्टिक है, ह्यूमन नेचर बहुत अच्छा है। समझ में आया ये पहला स्टेप। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप होता है हमारा स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट। स्टेट ऑफ नेचर क्या था? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि स्टेट ऑफ नेचर एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, इमेजिनेटरी कॉन्सेप्ट होता है, इमेजिनेशन में होगा। एक ऐसी स्टेज होती है जहां पर कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं होती, जहां पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, ऐसी स्टेज को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर। तो थॉमस हॉब्स क्या बोलते थे स्टेट ऑफ नेचर के बारे में? इनका कहना था कि स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर होती है। स्टेट ऑफ नेचर ऐसा होता है जिसमें आपस में लोग, कांस्टेंट स्ट्रगल ऑफ पावर होगी, आपस में लोग लड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैन के पास में इनफ रीजन नहीं है। लेकिन जॉन लॉक का कहना है कि स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ बेहतर है, क्योंकि मैन के पास में रीजन है, मैन के पास में पैशन भी है, रीजन भी है लेकिन साथ में, और रीजन के चलते मैन ये चीज ध्यान में रखता है कि सेल्फ सेंटर्ड तो है, अपने बारे में तो सोचता है, लेकिन उसके बावजूद मैन दूसरों के बारे में भी सोचेगा, दूसरों की भी भलाई करेगा। तो क्योंकि मैन ऐसा है, इसीलिए जॉन लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर हम देखते हैं, उसमें पीस होगा, उसमें म्यूचुअल असिस्टेंस होगा, उसमें गुडविल प्रिवेल करेगी, मतलब वहां पर कोई ऐसी लड़ाई नहीं होगी, स्टेबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पर ये नेचुरल राइट्स को प्रेफर कर रहे हैं जॉन लॉक, ये नहीं करते हैं नेचुरल राइट्स को। नेचुरल राइट्स से ज्यादा थॉमस हॉब्स के लिए लीगल राइट्स इंपॉर्टेंट है, ऐसे राइट्स जो कि स्टेट ने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, इमेजिनेटरी दोनों नहीं, नहीं 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 नहीं, देखो ये नहीं बोल सकते हो आप उमंग। क्यों? क्योंकि थॉमस हॉब्स ने, उन्होंने मेथोडोलॉजी क्या अपनाई थी अपनी? मेथोडोलॉजी थी रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव इंडेक्स। अगर रेजोल्यूटिव कॉम्पोजिटिव इंडेक्स को ध्यान से, सॉरी मेथड को ध्यान से देखो आप, तो उस मेथड का मतलब होता है किसी भी चीज को समझना है तो छोटा छोटा तोड़ करके पहले उसको समझो, ऑब्जर्व करो और उसके बेसिस पे दो। तो वैसे ही किया है थॉमस हॉब्स ने, उन्होंने इंडक्टिव अप्रोच थी उनकी। काल्पनिक अप्रोच तब होती है जब हम डिडक्टिव बोलते हैं, लेकिन उनकी काल्पनिक नहीं थी, वो तो एक पर्पस था बस उसको एक्सप्लेन करने का स्टेट ऑफ नेचर का, कि मान लो कि अगर, इन्होंने कल्पना थोड़ी ना की कि ऐसा होगा, इन्होंने बोला मान लो कि अगर ऐसा है। इन्होंने पहले साइंटिफिक तरीके से बोला कि आप एक दूसरे के इमोशंस नहीं समझ सकते, ठीक है ना, आप मेरे समझ सकते ना मैं आपके समझ सकती हूँ, तो आप नहीं समझ सकते, तो उसके बेसिस पे बोलते हैं कि इंडिविजुअलिस्ट है। ठीक है, जो कि जॉन लॉक भी सेम चीज बोल रहे हैं कि हाँ ये बात सही है कि मतलब इंडिविजुअलिस्टिक तो होता है, मैन अपने बारे में तो सोचता है लेकिन उसके बावजूद दूसरों के बारे में भी सोचेगा। तो इस चक्कर में आप इमेजिनेशन में मत जाओ, इमेजिनेशन नहीं है स्टेट ऑफ नेचर, बस एक एग्जाम्पल है बताने का कि मान लो कि अगर स्टेट ना हो तो कैसा होगा, समझे? स्टेट ना हो तो कैसा होगा, रादर देन कॉलिंग हिम इज रियलिस्ट, रियलिस्ट बोल सकते हो लेकिन एब्सोल्यूटिस्ट ज्यादा रहेगा इनका। ठीक है, एब्सोल्यूटिस्ट या रियलिस्ट कैटेगरी में दोनों में डाला जा सकता है थॉमस हॉब्स को। ओके, सो जॉन लॉक को कौन सी कैटेगरी में डालते हैं हम? लिबरल कैटेगरी में, कि ये एक लिबरल है, ही इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म। तो स्टेट ऑफ नेचर के अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, स्टेट ऑफ नेचर में हर कोई अपने नेचुरल राइट्स एंजॉय कर रहा था, और जॉन लॉक का कहना है कि स्टेट ऑफ नेचर में रीजन भी प्रेजेंट होगा, यानी रीजन प्रेजेंट होगा, लोगों के पास में लॉजिक लगा करके लोग सारे डिसीजंस लेंगे।
तो ऐसे स्टेट ऑफ नेचर में जहाँ लोगों के पास में रीजन है, लोग सोच सकते हैं, अपना भला बुरा सभी का ख्याल रख सकते हैं, तो ऐसे स्टेट ऑफ नेचर में नेचुरल लॉ प्रिवेल कर रहा था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, ठीक है। और क्योंकि मैन मैन अच्छा इंसान है, मतलब पीस है उसकी यहाँ पर, म्यूचुअल असिस्टेंस है, इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने जो भी प्रोसीजर बनाया है, उसी प्रोसीजर में जो लिखा हुआ है उसी इंस्ट्रक्शन के बेस पे सब कुछ चीजें फॉलो की जाएंगी, ठीक है। और ड्यू प्रोसेस में होता है कि बंदे पे डिपेंड करता है, मतलब जो भी जज है वो कौन सी कंडीशन सर्कमस्टेंसेस को लेकर के अपनी सोच के हिसाब से वो जजमेंट देता है, वो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। कि हर एक केस को आप एक नए पहलू से देखते हैं, ठीक है, सिर्फ प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, एक नए पहलू से देखेंगे उसके कि क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे और क्या क्या चीजें थी। सो दैट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो स्टेट ऑफ नेचर अब हम समझ में आता है कि स्टेट ऑफ नेचर में जॉन लॉक का कहना है कि पीस था, म्यूचुअल असिस्टेंस थी, गुडविल थी। अब एक बात बताओ, जब ऑलरेडी सब कुछ पीसफुल था तो फिर गवर्नमेंट बनाने की क्या जरूरत है? यहाँ पर तो कोई स्टेट था ही नहीं, यहाँ पर सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं थी, तो फिर क्या जरूरत है गवर्नमेंट बनाने की जब थी है ही नहीं, उसके बावजूद स्टेबिलिटी है। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे थोड़ा सा दोनों को, ताकि आपको क्लैरिटी हो दोनों के बीच में कि थॉमस हॉब्स कौन है, जॉन लॉक कौन है। ऑल्दो मैं क्लैरिटी के साथ में ही ऑलरेडी इनको कंपेयर करके आपको बता रही हूँ, लेकिन एक बार अलग से इनका कंपैरिजन फिर भी देख लेते हैं। तो थॉमस हॉब्स क्या बोलते हैं कि मैन के पास में पैशन ज्यादा है रीजन से, रीजन बहुत कम है, इनफ रीजन नहीं है, ये बोलते हैं। लेकिन जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि पैशन और रीजन दोनों ही बैलेंस्ड फॉर्म में है, ये दोनों ही बैलेंस्ड फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पर इट इज नॉट इनफ। दूसरा है कि स्टेट ऑफ नेचर स्टेट ऑफ वॉर के है, यहाँ पर आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन जॉन लॉक का जो स्टेट ऑफ नेचर है वहां पर पीस है, वहां पर म्यूचुअल असिस्टेंस है। थॉमस हॉब्स बोलते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जहाँ पर कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं है, जहाँ आपस में लोग लड़ रहे हैं, ना तो लोगों के पास में राइट्स हैं, ना ही लोगों के पास में सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि इन इन दिस केस माइट इज राइट। देखो, राइट्स क्यों नहीं है लोगों के पास में? क्योंकि जिस इंसान के पास में पावर होगी वो इंसान है माइटी, जिसके पास में पावर है उसके पास में ज्यादा राइट्स होंगे, वो अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकता है। जो पुअर है उसके पास में कोई राइट्स नहीं होंगे। तो ये चीज हमको देखने को मिलती है दैट यहाँ पर कोई राइट्स नहीं होंगे, कोई सिक्योरिटी ऑफ लाइफ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट स्ट्रगल ऑफ पावर चल रहा है। माइट इज राइट, क्योंकि स्टेट के बिना कोई राइट्स फॉलो कर ही नहीं सकता। और थॉमस हॉब्स बोलते हैं पॉजिटिव लॉ फॉलो किया जाएगा। पॉजिटिव लॉ को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये स्टेट बनाएगा, इस केस में स्टेट बनाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है ऐसा स्टेट जो कि क्लोज आता है थॉमस हॉब्स के आइडियल स्टेट के। अब आते हैं जॉन लॉक पे। जॉन लॉक में हमने देखा यहाँ पर नेचुरल राइट्स प्रिवेल कर रहे थे, और मैन के पास में क्योंकि रीजन है इसीलिए नेचुरल लॉ प्रिवेल करेगा और उसके चलते स्टेबिलिटी रहेगी यहाँ पर। जैसे कि यूएसए में होता है, यूएसए में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, देर इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस ब्रिटेन में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। तो क्योंकि हमारे जो कॉलोनियल मास्टर्स थे वो ब्रिटिशर्स ही थे, इसीलिए हम देखते हैं कि इंडिया ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 में जब अनैक्ट किया था उसमें हमने भी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ अडॉप्ट किया था, यही इम्प्लीमेंट किया था। लेकिन आगे जाकर के 1978 में मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को एक्सेप्ट करेगी। तब से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में भी आ चुका है, मतलब रीजन के बेस पे लॉजिक लगा करके हर एक केस पे डिपेंड करेगा कैसा केस है, ठीक है। तो अब तो दोनों है, हाँ, अभी इंडिया में दोनों चीजें फॉलो होती हैं, ठीक है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी है। जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ही पार्ट दिखेगा, दैट इज पार्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब जज जो है अपनी मुताबिक, अपनी उसके मुताबिक, जैसे आज हम क्या देखते हैं, कभी जैसे होमोसेक्सुअलिटी थी एक टाइम पे 2012 के पास, 2012-13 के पास में देखोगे कि होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। डिक्रिमिनलाइज मतलब लीगलाइज कर दिया, उसको लीगल दे दिया था कि ठीक है शादी कर सकते हो और ये सब चीजें, ठीक है। बाद में लेकिन फिर से दोबारा इस पे पीआईएल हुई या जो भी हुआ उस पे फिर से इन्होंने क्रिमिनलाइज कर दिया, अब उसके बाद अब दोबारा से डिक्रिमिनलाइज कर दिया। तो ये सब चीजें ड्यू प्रोसेस पे, लॉजिक टू लॉजिक पे डिपेंड करती हैं, ठीक है।
थॉमस हॉब्स के लिए स्टेट के बनाए लॉ इम्पोर्टेंट हैं, पर जॉन लॉक के लिए नेचर के लॉ इम्पोर्टेंट है स्टेट के बनाए लॉ से ज्यादा। यस, क्यों? क्योंकि ये मानते हैं, जॉन लॉक ये मानते हैं उमंग, कि जो मैन है वो बहुत सही है, ठीक है, मैन इज गुड। तो वो अपने बारे में भी सोच सकता है, दूसरों के बारे में भी सोच सकता है। तो जब अपने बारे में सोच सकता है तो उसको लिबर्टी देनी चाहिए, क्योंकि रीजन है ना मैन के पास में। अब जब मैन के पास में रीजन है, इसका मतलब उसको लिबर्टी दो, तभी तो सब कुछ स्टेबल रहेगा। अगर मैन को लिबर्टी नहीं दोगे तो फिर मैन को भी, मैन के पास में लॉजिक है, मैन खुद सोचेगा कि ये चीज लॉजिकल नहीं है, ये चीज ऐसे क्यों फॉलो की जा रही है। इसीलिए नेचुरल लॉ को वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, नेचर के लॉ को ज्यादा प्रेफर करते हैं। समझ में आया? ये डिफरेंस था स्टेट थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक के बीच में। तो लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट फिर साइन क्यों किया जाएगा? कौन राइट है इस केस में? दोनों ही अपनी जगह पे राइट है, यही तो बात है। दिस इज समथिंग अबाउट पॉलिटिकल साइंस। ये पॉलिटिकल साइंस एक बहुत डिबेटेबल चीज है। एक बंदा कुछ और बोलेगा, दूसरा इंसान कुछ और बोलेगा, और दोनों की ही जो पोजीशन होंगी कंडीशनल होंगी। आप ये देखो, अगर सच में मैन ऐसा हो, सच में मैन ऑप्टिमिस्टिक है, तो फिर ये सिचुएशन तो सही है। लेकिन अगर मैन ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, मतलब मैन सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है जहां पर, तो ऐसी जगह पे तो स्टेट को अथॉरिटी कंप्लीट देनी चाहिए, तो स्टेट फिर हैंडल करे। तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही हमें सही चीज बता रहे हैं, लेकिन दोनों पार्शियल ट्रुथ बोल रहे हैं, क्योंकि मैन के पास में दोनों है, मैन के पास में पैशन भी है, मैन के पास में ये भी। अब आज के टाइम पे अगर आप अपनी सिचुएशन देखोगे, इस टाइम पे इंडिया में क्या सिचुएशन चल रही है, तो आप ज्यादा लिबर्टी मांगोगे स्टेट से, क्योंकि आप खुद अगर अभी पॉलिटिकल थिंकर होते तो आप खुद बोलते कि मैन के पास में रीजन है, क्योंकि आज के टाइम पे लिबरलिज्म डोमिनेंट है। तो आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो थॉमस हॉब्स बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि, इससे पहले देखो 1000 सालों तक रिलीजन डोमिनेंट था। पूरे 1000 सालों तक जो भी रिलीजन ने बोला, जो भी चर्च ने बोला, टेम्पल ने बोला, लोगों ने वो चीज फॉलो की है एज इट इज, कभी इसके अगेंस्ट में नहीं गए, क्योंकि उनको लगा होगा कि ये चीज हमारे बेहतर के लिए है, तो वो उनके परसेप्शन के हिसाब से सही रहा होगा। आज की परसेप्शन के हिसाब से हम लोगों को लिबर्टी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे, जॉन लॉक को कंसिडर करोगे, तो आपको ज्यादा बेहतर डिस्कोर्स जो लगेगा, जो ज्यादा बेहतर आपको लगेगी, वो जॉन लॉक की लगेगी। अब वो जॉन लॉक क्यों सबको ज्यादा पसंद आएंगे थॉमस हॉब्स से ज्यादा? क्योंकि जॉन लॉक बोलेंगे कि मैन के पास में रीजन है, तो मैन को लिबर्टी दो। थॉमस हॉब्स कोई लिबर्टी देते ही नहीं है, ठीक है। तो जॉन लॉक कहते हैं कि जब तक आप मैन को लिबर्टी नहीं दोगे, तो मैन अपनी पर्सनली डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। आपके मुताबिक जॉन लॉक इज बेटर। अभी मैं आपको किसी तीसरे थिंकर का नाम अगर बता दूं, तो आप खुद बोलोगे कि अच्छा जॉन लॉक भी ऐसे ही बोल रहा है, क्या पता जो हमारी सोच है वही गलत हो। आगे जाकर के आएंगे ग्रामशी। ग्रामशी जैसे स्कॉलर क्या बोलेंगे, इज अ न्यू मार्क्सिस्ट। वो ये बोलेंगे कि जो आपको लगता है, जैसे अभी आप क्या बोल रहे हो कि जॉन लॉक इज बेटर, ठीक है, जो आपको लगता है वो भी आपकी खुद की सोच नहीं है, ये सोच भी आपकी मैन्युफैक्चर की गई है, ये सोच आपकी सोच नहीं है, ये सोच आपकी बनाई गई है। जिस भी स्कूल में आप जाते हो, जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, जो चीजें आपको बार बार मीडिया के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, जो आपकी चीज आपके दिमाग में डाला गया है, तो वो चीज आपको फिर एक्सेप्टेबल लगती है, वो चीज आपको बेटर लगती है। आप खुद बोलो, आप लोग जब भी चाइना के बारे में देखते हो, तो हम क्या बोलते हैं कि चाइना तो टोटलिटेरियन है, चाइना में तो कोई लिबर्टी भी नहीं दी हुई लोगों को। लेकिन उसके बावजूद हमसे भी ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी, उसके बावजूद हमसे भी ज्यादा पॉपुलेशन वाला ऐसा स्टेट में लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर इतनी ही खराब थी तो लोग क्या स्टेट को हटा नहीं सकते थे? प्रोटेस्ट कर सकते थे, सिविल वॉर हो सकती थी चाइना में भी, कि आप हमको लिबर्टी नहीं दे रहे हो। लेकिन आप देखोगे कि चाइना के जो लोग हैं वो पीसफुली रह रहे हैं, उनका भी जो ट्रेडिशन है वो फॉलो कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत, अब थोड़ा बहुत तो देखो फिर सभी जगह होता है, इंडिया भी परफेक्ट नहीं है। जो डेमोक्रेसी आपको मिली हुई है, जो लिबर्टी आपको मिली है, वो भी परफेक्ट लिबर्टी नहीं है, राइट। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि ये भी एक डिस्कोर्स है, मतलब ये भी हमको एक सच बताने का तरीका है। हमको लगता है कि जॉन लॉक बेटर हैं, क्योंकि हम जिस भी सिचुएशन में पैदा हुए हैं, क्योंकि इंडिया में इस टाइम पे डेमोक्रेसी है, इसीलिए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि लिबर्टी देनी चाहिए। अभी आप चाइना में होते तो आप शायद ना बोलते ऐसा। अभी आप मिडल ईस्ट में होते, मिडल ईस्ट की किसी भी कंट्री में होते, जैसे सऊदी अरेबिया में थोड़ा सा अथॉरिटेरियनिज्म है, वहां पे मोनार्की है, वहां पे ना बोलते आप ऐसी चीजें।
दुबई में तो ये सब चीज़ें नहीं है, वहाँ तो ना बोलते आप, क्योंकि आप वहाँ के होते। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको क्या क्या चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया है आपकी पूरी लाइफ में। आप जिस स्कूल में जाते हो, जो किताबें आप पढ़ते हो, उन किताबों में जैसे आइडियाज आपके दिमाग में डाले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी सोच ऐसी बन जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोग अनपढ़ होते हैं उनकी सोच में, और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनकी सोच में क्यों इतना जमीन आसमान का डिफरेंस होता है, वो इसी वजह से होता है। एजुकेशन इन्फ्लुएंस करती है इंसान को। ऐसे ही आप टीवी देखते हो तो वो भी इन्फ्लुएंस करती है। समझ में आया? अभी देखो आप, आजकल रूरल एरियाज में ऐसे रेप केसेस ज्यादा होंगे, अर्बन एरियाज में कम होंगे। रूरल एरियाज में रेप केसेस तो छोड़ो, रूरल एरियाज में इतने इतने आजकल के टाइम पे अर्बन एरियाज में ओनर किलिंग्स नहीं होती हैं। पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेती हैं, बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को बताते भी हैं। ठीक है, आई एम टेलिंग यू समथिंग, एजुकेशन बेसिस पे आप ये देखोगे कि जो लोग भाग करके शादी करते हैं अर्बन एरिया में कम करेंगे। आजकल रूरल एरियाज में अगर आप उठा करके देखोगे तो वहां ज्यादा होगी। वहां पर क्योंकि वो पेरेंट्स से अपनी शेयर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एजुकेशन तो है नहीं रूरल एरियाज में, लेकिन मीडिया ने पेनेट्रेट कर दिया है। टीवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, ये सब करते हैं। ठीक है, तो उससे इन्फ्लुएंस होते हैं वो लोग। तो समझ में आया किस तरीके से? तो ये कहना भी हमारे लिए सही नहीं होगा कि जॉन लॉक बेटर है, लेकिन हाँ, आज के टाइम पे जो भी चीज, जो भी आइडियोलॉजी प्रेवलेंट है, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि यस, जॉन लॉक इज बेटर, डिपेंडेंट अपॉन दैट। आगे और स्कॉलर्स आएंगे, वो इसको भी क्वेश्चन कर देंगे। सो अल्टीमेटली कोई भी चीज बेटर या खराब या ये सब नहीं है। हर चीज की अपनी एक इम्पॉर्टेंट जगह है, एक यूनिक जगह है, जो हमें बताने के लिए है कि क्या चीजें कैसे होती हैं, क्या बेहतर हो सकता है, या इसका बेहतर तो सभी हैं। फिर चाइना में सारे कंट्रोल ले रखा है उन लोगों ने। ठीक है, अथॉरिटी है चाइना के पास में, इंडिया के पास में नहीं है। यही रीजन है कि आज चाइना ज्यादा डेवलप्ड है और इंडिया डेवलप नहीं है। तो इसका मतलब हमको भी ये चीज फॉलो करनी चाहिए, फिर तो हमको भी डेमोक्रेसी हटा देनी चाहिए। क्योंकि चाइना में अगर लीडर्स ने एक बार कोई चीज इंप्लीमेंट कर दी तो लोग कुछ नहीं कर सकते। इंडिया में अगर सेम चीज इंप्लीमेंट की गई, मान लीजिए इंडिया में कोई ऐसी चीज लाई गई कि रिजर्वेशन हटा दिया गया, मेरिट बेस पे रखा गया, और या फिर गवर्नमेंट जॉब्स निकालने बंद कर दी, तो लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे, इनस्टेबल हो जाएगी कंट्री। लेकिन चाइना में तो नहीं होती, वहां तो इसीलिए डेवलपमेंट ज्यादा है। वहां पर लेबर रिफॉर्म्स लाने हो, लैंड रिफॉर्म्स लाने हो, लेकर के आए वो बहुत आसानी से। हमारे यहाँ पे आज तक नहीं आए हैं बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस मामले में तो फिर डेमोक्रेसी खराब है। तो आइडियाज दोनों के ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। कोई भी थिंकर हमें कंप्लीट सच नहीं बताता है, हर कोई हमें इम्पार्शियल सच बताता है। मतलब कुछ चीज बताएगा जो कि सच होगी। आधी चीजें बताई जाती हैं हमें, आधी नहीं बताई जाती। तो हमको पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना होता है और पूरी चीज समझनी होती है। और पूरी चीज ऐसी है कि डिबेट ही डिबेट है, आप उसको खत्म कर ही नहीं सकते, इतनी डिबेट है। फिर हर चीज में डिबेट है। समझ में आया? हाँ। तो अब अगर ऐसा है कि सब कुछ तो सही चल रहा था, जब इट इज स्टेट ऑफ नेचर इज द स्टेट ऑफ पीस, वहां पर लोग भी अच्छे हैं, सबका ख्याल रखते हैं, तो फिर गवर्नमेंट क्यों चाहिए आप लोगों को? इन्होंने बोला कि ये कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस क्यों है? कॉमन सेंस अप्लाई करके सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करेंगे फिर लोग? कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए साइन करेंगे क्योंकि ये बोलते हैं कि मैन के पास में रीजन है, एकदम इनफ रीजन है, बहुत बढ़िया रीजन है मैन के पास में कि दूसरों का ख्याल रख सकता है। लेकिन इसके साथ में ही मैन के पास में पैशन भी है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी आ सकती है कि जब मैन का जो पैशन है वो डोमिनेट कर सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे प्लेटो ने बोला था कि फिलोसोफर किंग के पास में है नॉलेज, इनके पास में है रीजन, इसीलिए ये कभी भी करप्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब इनके पास में रिसोर्सेज आएंगे तो हो सकता है कि इनका पैशन डोमिनेट करने लग जाए। तो एरिस्टोटल ने फिर प्लेटो को क्रिटिसाइज किया था कि देखो ये पैशन आगे डोमिनेट हो सकता है, तो तब आप क्या करोगे? तब तो फिलोसोफर किंग टायरनी में, ये जो मोनार्की होगी आपकी, ये टायरनी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी तब फिलोसोफर किंग करप्ट हो जाएगा, टोटलिटेरियन डिक्टेटर बन जाएगा, तब आप क्या करोगे? तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखते हुए जॉन लॉक बोलते हैं कि मैन के पास में रीजन भी है, पैशन भी है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसमें मैन पैशन पे एक्ट करे, अपने मुताबिक एक्ट करे और दूसरों का नुकसान करे।
तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना जरूरी है। तो स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ बढ़िया था, लेकिन कुछ चीजें इनकन्वीनियंट थी, मतलब कुछ चीजों में इनकन्वीनियंस थी, कुछ इनकन्वीनियंसेस थे उस टाइम पे। इनकन्वीनियंसेस कैसे थे? कुछ मैटर्स में लोग सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, तो उसमें किसकी चलेगी, ये कंफ्यूजन थी। सब कुछ सही था, लेकिन अगर आप सोचो प्रैक्टिकल वे में, कॉमन सेंस लगा करके, कि सब कुछ सही है का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि हर चीज मैन की गुडविल पे ही छोड़ दो, कि क्योंकि मैन तो इतना अच्छा है तो सारी चीजें मैन पे छोड़ दो, सब सही करेगा मैन। मैन के पास में पैशन है, मैन अपने पैशन पे एक्ट कर सकता है। तो इनकन्वीनियंसेस को रिमूव करने के लिए इंश्योरेंस चाहिए मैन को, और इंश्योरेंस कहाँ से मिलेगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। जब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा तो मैन को इंश्योरेंस मिलेगा कि एक ऐसी बॉडी हमने बनाई है जो कि रेगुलेट करेगी, जो कि देखेगी कि कुछ भी इनकन्वीनियंसेस ना हो। समझ में आया? तो इसीलिए ये बोलते हैं कि आप बनाओ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, स्टेट तो, लेकिन ये स्टेट को एब्सोल्यूट पावर के फेवर में नहीं होंगे। ये बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैन के पास में रीजन था, तो मैन बिना स्टेट के भी ही अपनी एक गुड लाइफ जी रहा था, जरूरत नहीं थी इसकी। ऑलरेडी अपनी गुड लाइफ जी रहा है, तो देयर इज नो नीड फॉर दिस। तो इसका मतलब क्या पता चलता है हमको? कि एब्सोल्यूट पावर नहीं देंगे स्टेट को, लेकिन स्टेट की नेसेसिटी है, स्टेट रेगुलेट करेगा। क्या, क्यों नेसेसिटी है, क्या रीजन है, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक इंसान है, स्टेट ऑफ नेचर में ही एक इंसान है, ठीक है, एंड मान लीजिए कि उसका भाई है, ठीक है, ए एंड बी, दोनों भाई हैं। तो ए बड़ा भाई है, बी छोटा भाई है। अब ए को बहुत गुस्सा आ रहा था इस पे, क्योंकि स्कूल नहीं जाता था और मतलब इसने पैसे चुराए और चुरा करके वीडियो गेम खेलने चला गया, या फिर इस तरीके की चीजें। तो अब क्या होगा? ए को आ रहा है बहुत गुस्सा, तो गुस्से गुस्से में अगर ए ने इसको मार दिया कि तुमने तो मेरे पैसे भी चुराए, मतलब तुम चोर बन गए, सपोज बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और उसमें गुस्से गुस्से में ऐसा हो गया। तो आप तो बोल रहे हो कि मैन के पास में रीजन है, तो यानी अब डिसाइड किया जाए कि ए ने जब बी को मारा है तो क्या ए को पनिशमेंट मिलनी चाहिए? अगर ए से ही पूछा जाए कि आप तो बहुत समझदार हो, आपने ये किया, तो आप खुद बताओ कि आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, तो ये इंसान क्या अपने आप को पनिशमेंट देगा? कभी नहीं देगा। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस पर्सन जिसने अपने ही भाई को मारा है कि वो अपने आप को गिल्टी ठहराए। वो रीजन देगा कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा था, ये सब चीजें। तो कॉमन सेंस इसीलिए हमको ये बताती है कि कोई भी एक इंसान अपने ही केस में ना तो लॉयर बन सकता है, ना ही जज बन सकता है एक ही टाइम पे। ये बंदा अपने आप को गिल्टी मानेगा ही नहीं, अपने आप को जज करेगा ही नहीं, इसकी पोजीशन हमेशा सही रहेगी। लेकिन इसकी पोजीशन गलत है। आप डांट सकते थे, आप ये सब कर सकते थे, लेकिन ऐसे मारना सही नहीं है। तो इन इनकन्वीनियंसेस को रिमूव करने के लिए ही मैन सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। क्यों? क्योंकि देखो, नेचुरल लॉ प्रिवेल कर रहा है। तो क्लास में अभी उमंग है एंड प्रंजल है, उसके बाद अभिषेक है। ये तीनों के अपने अपने, ये स्टेट ऑफ नेचर में है, इनका नेचुरल राइट्स है इनके पास में। तो अपने मुताबिक इनके अपने अपने लॉज हैं। जैसे कि उमंग के लिए इफ इंटरकास्ट मैरिज करना इज समथिंग कि ये तो पनिशेबल क्राइम है, तो ऑनर किलिंग तो जस्टिफाई करेंगे ये अपने लॉ के मुताबिक। हो सकता है कि प्रांजल इसको जस्टिफाई नहीं करें, ये भी नहीं जस्टिफाई करें। तो इस मामले में अगर हम देखेंगे कि इनका अपना अलग है विचार, इन दोनों का अपना अलग है लॉ, तो यहाँ पर क्या हो गया? डुप्लीकेशन ऑफ लॉ हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? मल्टीपल लॉज हुए। और मल्टीपल लॉज कभी भी सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं होते, ऐसी सोसाइटी ग्रो ही नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये भी बुर्जुआजी क्लास के स्कॉलर हैं, तो ये भी चाहते हैं कि एक ही लॉ हो, यूनिफॉर्मिटी हो लॉ में। क्योंकि जब लॉ में यूनिफॉर्मिटी होती है तो उस टाइम पे क्या होता है? बुर्जुआजी क्लास के जो बिजनेस है यूनिफॉर्म लॉज पे ही चलते हैं। इनके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं उसमें एक ही डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखे होता है जो दोनों पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। तो ज्यादा प्रॉफिट इसमें होगा, ज्यादा ग्रोथ इसमें होगी, स्टेट स्ट्रांग इसी से बनेगा, इकोनॉमी इसी से ग्रो करेगी। इसीलिए ये यूनिफॉर्मिटी को प्रेफर करते हैं, मल्टीपल लॉज को प्रेफर नहीं करते।
ये पूरा समझ में आया? तो इनकन्वीनियंसेस कैसे थे स्टेट ऑफ नेचर में उस टाइम पे? क्योंकि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, कोई स्टेट अथॉरिटी नहीं थी, तो हमको पता चलेगा कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो लॉ कौन बनाएगा ये किसी को नहीं पता, एग्जीक्यूट कौन करेगा ये किसी को नहीं पता, लॉ को कौन इंटरप्रेट करेगा ये भी किसी को नहीं पता। इसीलिए स्टेट ऑफ नेचर में हर कोई अपने मुताबिक, अपने नेचुरल के लॉ के मुताबिक इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग, जो भी वो चीज़ प्रेफर करता है। जैसे इस केस में उमंग प्रेफर्स ऑनर किलिंग फॉर एग्जाम्पल। तो ऐसे चीज़ों को रिमूव करने के लिए ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिसके चलते कॉमन अथॉरिटी बनाई जाए, एक स्टेट बनाया जाए। तो इसीलिए लोग स्टेट बनाएंगे। तो स्टेट बनाने का रीजन क्या है यहाँ पर? इनकन्वीनियंसेस इन द स्टेट ऑफ nature, because there was inconveniences when there was no common authority। इसीलिए ये बोलेंगे कि कॉमन अथॉरिटी होनी चाहिए। क्लियर? तो अब होगा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, तो यानी कॉन्ट्रैक्ट दोनों में साइन हो रहा है। अब डिफरेंस देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों के में क्या डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट में देखो, थॉमस हॉब्स एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मतलब लोग आपस में मिलकर के जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो उसी कॉन्ट्रैक्ट के चलते सोसाइटी भी बनाई जाएगी, स्टेट भी बनाया जाएगा, गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी, मतलब एक ही कॉन्ट्रैक्ट का प्रोडक्ट है। अब दूसरा है, इसके चलते मैन सोशल और पॉलिटिकल, यानी एक ही बार में सोशल और पॉलिटिकल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी भी साथ ही में बन रही है और स्टेट गवर्नमेंट सब साथ में बन रही है। लेकिन जॉन लॉक में ऐसा नहीं है। जॉन लॉक में दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे। देखो, जो मैन था उसके पास में रीजन है, और रीजन के चलते मैन इज ऑलरेडी लिविंग इन सोसाइटी, ठीक है। लेकिन अब बनाई जाएगी सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी जिसमें साथ में सोसाइटी में ही अपना रहे। तो इसमें दो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले लोग आपस में मिल करके अपने जो राइट्स हैं डिसाइड करेंगे कि हम एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, और साथ में ही गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी। गवर्नमेंट, दो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पर, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में सिविल सोसाइटी बनाई जाएगी। सिविल सोसाइटी में आप फैमिली को छोड़ दो और गवर्नमेंट को भी छोड़ दो। फैमिली को क्यों छोड़ दो? क्योंकि फैमिली तो आपकी पर्सनल उसमें हो गई, पर्सनल डोमेन में। लेकिन पर्सनल डोमेन से बाहर मीडिया, चर्च एंड साथ में ही आपके दूसरे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस जहाँ पर आप काम करते हैं, ठीक है, ये सभी आपके सिविल सोसाइटी का पार्ट है। फैमिली आपकी पर्सनल हो गई, बाकी सभी आपके सिविल सोसाइटी का पार्ट है। तो ये सभी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे इसके चलते, ठीक है। फैमिली को नहीं बनाया जाएगा, गवर्नमेंट को भी नहीं। गवर्नमेंट को क्यों नहीं बनाया जाएगा? गवर्नमेंट को इसलिए क्योंकि उसके लिए हमने सेकंड कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है, अभी दो कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे इसीलिए। तो सिविल सोसाइटी में ना तो गवर्नमेंट आती है ना ही फैमिली आती है, सिर्फ ये इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस का नाम मैंने अभी आपको बताई। एंड ये जो बनाई जाएगी ये इंडिपेंडेंट होगी, मतलब गवर्नमेंट इसमें ज्यादा कुछ दखल अंदाजी नहीं करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो बनाई जाएगी वो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। मतलब गवर्नमेंट को ज्यादा पावर नहीं देनी है, एब्सोल्यूट पावर देने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड पावर जाएंगी, ठीक है। तो जॉन लॉक मैकेनिस्टिक व्यू ले रहे हैं कि स्टेट मशीन की तरह है, जिसको किसने बनाया है? मैन ने बनाया है। तो यानी मैन इज प्रायर टू स्टेट, मैन पहले आता है स्टेट से। तो इसी के बेसिस पे मैन के पास में जो नेचुरल राइट्स थे वो इन्हीं के पास में रहने देने चाहिए, क्योंकि इनके पास में है रीजन, ये किसी को हार्म नहीं करेंगे, दैट्स वाई। तो नेचुरल राइट्स अगर इनके पास में है तो ये नेचुरल राइट ट्रांसफर नहीं कर सकते हम गवर्नमेंट को, ठीक है। और गवर्नमेंट को बस तीन ही राइट्स ट्रांसफर किए जाएंगे, वो देखेंगे हम आगे। तो ये जो सिविल सोसाइटी बनाई गई है, इस सिविल सोसाइटी में लोग अपने नेचुरल राइट्स फॉलो करेंगे, तो लोग इंडिपेंडेंट होंगे गवर्नमेंट से। इसमें गवर्नमेंट ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेगी, ठीक है, दखल नहीं देगी ज्यादा। एंड ये फीचर आता है हमारा लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी का। सिविल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें सोसाइटी आपस में गवर्न करती है, लिबरल होगी, डेमोक्रेटिक होगी, इस तरीके से। जैसे यूएसए में है इस टाइम पे, यूएसए में एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी है कि अगर कुछ होता भी है यहाँ पर, लाइक कोई भी चीज़ होती है मान लीजिए, तो ये मीडिया हाउसेस, मीडिया अवेयर है तो मीडिया लोगों को बताएगा
या चर्च अवेयर है कि क्या चीज़ सही है, स्कूल्स कॉलेजेस काफ़ी इनको एजुकेशन प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनेगी जहाँ लोग अपने मुताबिक काम कर सकते हैं, सभी अच्छे से काम करेंगे। तो ये सिविल सोसाइटी पहले कॉन्ट्रैक्ट में साइन होगी, जिसमें लोग एक दूसरे को गारंटी देंगे एक दूसरे के राइट्स की, कि आपके पास भी राइट्स है, मेरे पास भी राइट्स है, फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ आपके पास भी राइट्स है, मेरे पास भी राइट्स है, तो जैसे आप मेरे राइट्स को नहीं करोगे, मैं भी आपके राइट्स को इंटरफेयर आपके राइट्स में नहीं करूंगा। हम लोग एक दूसरे के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के राइट्स की गारंटी दे रहे हैं सिविल सोसाइटी में। यानी अगर कल को स्टेट अगर इंटरफेयर करती है सिविल सोसाइटी में, तो इनका भी कहना है कि लोग रिवोल्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिविल सोसाइटी स्ट्रांग है। या अगर कोई दूसरा इंसान भी आपके जो भी राइट्स आपके पास में है, नेचुरल राइट्स, जो भी राइट्स आपको दिए गए हैं, अगर उसको कोई भी ब्रेक करता है, मतलब वॉयलेट करता है, तो उसको पनिश किया जाएगा फिर इस केस में, क्योंकि हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं। दैट इज सिविल सोसाइटी। तो एब्सोल्यूट पावर नहीं दी ना इसमें, क्योंकि पावर फिर यहाँ पर सिविल सोसाइटी के पास में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, लिमिटेड पावर होगी गवर्नमेंट के पास में, बाकी सब जहाँ मैन रह रहा है वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि मैन के पास में रीजन है, बेहतर समझ सकता है कि क्या चीज बेहतर है उसके लिए। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया? कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? ओके, अब अगले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा जिसके चलते गवर्नमेंट बनाई जाएगी। अब गवर्नमेंट कैसे बनाई जाएगी? गवर्नमेंट बनाई जाएगी, देखो मैंने आपको बताया था कि स्टेट ऑफ नेचर में इनकन्वीनियंसेस हैं कुछ, तो उन इनकन्वीनियंसेस को हटाने के लिए ही गवर्नमेंट बनाई जाएगी। तो ये इनकन्वीनियंसेस कौन कौन से थे? मैंने 3 इनकन्वीनियंसेस आपको बताए थे कि लॉ कौन बनाएगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा, एंड साथ में एडजुडिकेट यानी इंटरप्रेट कौन करेगा। मतलब अगर लॉ जो बनाया गया है, ये लॉ सही भी है, जो इम्प्लीमेंट किया गया है ये सही भी है कि नहीं है, उसको कौन देखेगा। ठीक है, तो इसीलिए पहले ये सभी राइट्स लोगों के पास में थे, ये नेचुरल राइट्स का पार्ट में थे स्टेट ऑफ नेचर में। लेकिन अब क्या होगा, लोग जब साइन करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट, तो वो इनकन्वीनियंसेस को रिमूव करने के लिए ये जो राइट्स होंगे अपने लॉ बनाने का, एग्जीक्यूट करने का और एडजुडिकेट करने का, ये राइट्स गवर्नमेंट को देंगे। तो यानी लोग अपने 3 राइट्स, सिर्फ 3 राइट्स, सभी नहीं, देखो थॉमस हॉब्स में हमने देखा कि सारे के सारे राइट्स स्टेट को दे दिए, सिर्फ एक राइट को छोड़ के, और वो था राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ को छोड़ करके सभी राइट स्टेट को दे दिए। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मिनिमल 3 राइट्स दिए हैं स्टेट को, गवर्नमेंट को, बाकी सभी राइट्स लोगों के पास में अपने रहेंगे। तो यानी राइट टू मेक लॉ दे दिया एक, तो राइट टू एग्जीक्यूट लॉ, राइट टू एडजुडिकेट लॉ, ये तीनों राइट्स अब गवर्नमेंट के पास में आ गए। और इसी के चलते एक कॉमन अथॉरिटी एमर्ज हुई जिसका नाम है गवर्नमेंट। अब स्टेट बनाया गया, स्टेट या गवर्नमेंट, अब ये स्टेट बनाया गया है, कॉमन अथॉरिटी है जो सभी को रेगुलेट करेगी। तो इस कॉमन अथॉरिटी के 3 ऑर्गन्स अलग अलग बनाए गए, कि लॉ मेकिंग के लिए अलग बनाया गया लेजिस्लेचर, इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव आई। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सभी, चीफ मिनिस्टर, ये सभी एग्जीक्यूटिव होते हैं। जैसे कि सिविल सर्विस, आईएएस ऑफिसर्स, ये सभी एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, अब एडजुडिकेट करने में आती है जुडिशरी, यानी जजेस वगैरह, ये देखेंगे हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, ये देखेंगे कि लॉ जो बनाया गया है वो सही भी है कि नहीं, इस सोसाइटी में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये दूसरी चीज आएगी, सेकंड कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट बना दी जाएगी। कॉमन अथॉरिटी अब आ चुकी है, गवर्नमेंट बन चुकी है। लेकिन थॉमस हॉब्स की तरह नहीं है जॉन लॉक, ये बोलते हैं कि मैन ने अपने कुछ राइट ट्रांसफर नहीं किए हैं। जैसे कि एक तो राइट टू लाइफ हो गया, राइट टू लिबर्टी भी अपना ट्रांसफर नहीं किया, अपने मर्जी मुताबिक अभी भी कुछ कर सकता है मैन। एंड राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी भी मैन के पास में रहेगा, वो भी स्टेट के पास में नहीं जाएगा। और लिबर्टी के अंदर में आगे हम देखेंगे, आपको अपना रिलीजन प्रोफेस करने हैं, आपको जो भी रिलीजन प्रैक्टिस करना है उसकी भी लिबर्टी आपको दी जाएगी। तो जॉन लॉक इस लिबर्टी के पर्सपेक्टिव से एक कॉन्सेप्ट देते हैं हमें, टॉलरेशन का कॉन्सेप्ट, कि स्टेट को टॉलरेंट होना पड़ेगा। मतलब स्टेट को टॉलरेंट होना पड़ेगा, स्टेट दखल अंदाजी नहीं कर सकता रिलीजन में, जिसको जो फॉलो करना है करने दो, स्टेट उसमें नहीं कर सकता, क्योंकि ये लिबर्टी का पार्ट है।
लेकिन ये चीज बाद में देखेंगे, टॉलरेशन का कॉन्सेप्ट। अभी बस इतना याद रखना है, ये 3 राइट्स ये ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि ये मानते हैं कि अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो ये बहुत इरेशनल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये इलॉजिकल है। आप खुद सोचो, अगर आप ये सोचो कि मैन इन तीनों राइट्स के बिना जी पाएगा, नहीं। लॉजिक लगा के देखोगे तो ये सही नहीं होगा, मैन नहीं जी सकता। राइट टू लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैन के लिए, लिबर्टी भी इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी क्यों इंक्लूड किया? ही इज द स्कॉलर ऑफ बुर्जुआजी क्लास। तो ये बोलते हैं कि ये जो तीनों राइट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फंडामेंटल है मैन की एग्जिस्टेंस के लिए। इनके बिना मैन नहीं जी सकता है। ये इनएलिएनेबल है, मतलब इनसेपरेबल। आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते मैन से। इसको बोलते हैं इनसेपरेबल। इन राइट्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, ये राइट्स ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए यानी मैन से स्टेट में हम ट्रांसफर कर भी नहीं सकते अगर हम करना भी चाहें तो, क्योंकि लोग फिर भी उसके बावजूद लिबर्टी फॉलो करेंगे। लोग अपनी लाइफ की सुरक्षा के लिए वो सब चीजें करेंगे। प्रॉपर्टी भी लोग, क्योंकि मेहनत कर रहे हो आप इतना, आपको चाहिए कि आपके पास में प्रॉपर्टी हो, ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, या एक सिक्योरिटी रहती है कि मेरे जाने के बाद में कुछ तो ऐसी चीज हो जो मेरी फैमिली के लिए सिक्योरिटी की तरह काम करे। तो इसीलिए ये इनएलिएनेबल है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बनी। अब दूसरा सवाल आता है कि गवर्नमेंट बन तो गई है, लेकिन रन कौन करेगा गवर्नमेंट को? चलाने वाला कौन होगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट कैसे चलाई जाएगी? गवर्नमेंट चलाई जाएगी कंसेंट से। कंसेंट से चलाई जाएगी। और जॉन लॉक सपोर्ट करते हैं मेजोरिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को। जॉन लॉक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, और वैसे भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ही होगी, क्यों वो भी बताती हूँ अभी। लेकिन कंसेंट पे बनाई जाएगी। देखो, जो गवर्नमेंट बनाई गई है, इस गवर्नमेंट के पास में एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ये पावर्स, जो भी पावर्स गवर्नमेंट के पास में आई हैं, ये पावर कैसी हैं? ये लिमिटेड पावर है। तो ये जो गवर्नमेंट बनाई है जिसमें लिमिटेड पावर है गवर्नमेंट के पास में, ये पावर कहाँ से आई है? ये पावर मैन ने दी है गवर्नमेंट को। तो मैन ने दी है अगर गवर्नमेंट को कि इन चीजों पे आप काम कर सकते हो, तो ये पावर ओरिजिनल पावर नहीं है गवर्नमेंट की, ये गवर्नमेंट की डेलीगेटेड पावर है। डेलीगेटेड का मतलब होता है कि कोई दूसरा देता है। डी फॉर डेलीगेटेड, डी फॉर देना, ऐसे याद रख सकते हो आप। डेलीगेटेड पावर्स हैं, ये दी गई हैं इसको, ओरिजिनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अपने आप ही गवर्नमेंट ने ये चीज, ये पावर गवर्नमेंट के पास में अपने आप से आ गई, नहीं। तो मैकेनिस्टिक व्यू हुआ कि मैन ने बनाया स्टेट को और स्टेट को पावर्स दी कि आप इन चीजों पे कर सकते हैं। तो डेलीगेटेड पावर है, इसीलिए स्टेट ज्यादा पावरफुल नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो जो स्टेट बनाया जाएगा वो कंसेंट से बनाई जाएगी गवर्नमेंट। रिमेंबर दैट स्टेटमेंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जॉन लॉक बोलते हैं दैट गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट एंड पीपल आर द ट्रस्टीज। यहाँ पे एक स्टेटमेंट देखी थी हमने पहले ही, गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट एंड पीपल्स आर ट्रस्टीज। मतलब गवर्नमेंट एक ट्रस्ट की तरह है जिसको बनाया है लोगों ने, और लोग ही ट्रस्टीज हैं, लोग हैंडल करते हैं इस ट्रस्ट को। तो अगर ये ट्रस्ट लोगों के मुताबिक काम नहीं करता है तो लोग इस ट्रस्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमको ये पता चलता है कि गवर्नमेंट के पास ओरिजिनल पावर नहीं है। गवर्नमेंट को पावर कौन देगा? लोग दे रहे हैं। तो कंसेंट से आ रही है ये चीजें। तो जो गवर्नमेंट कौन बनाएगा? कंसेंट से बनेगी गवर्नमेंट, यानी इलेक्शंस होंगे कंसेंट के लिए। इलेक्शंस होंगे और रिप्रेजेंटेटिव में रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे, जैसे एमपीज और जो एमएलएज होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। हम लोग वोट करते हैं तो एमपीज और एमएलएज के लिए वोट करते हैं और वो फाइनली गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। तो कौन फाइनली इलेक्ट होगा? जॉन लॉक का कहना है कि जो भी गवर्नमेंट मेजोरिटी, जो भी पार्टी मेजोरिटी, जो भी कैंडिडेट लेगा वो गवर्नमेंट बनाएगा। तो यानी ये मेजोरिटेरियन मॉडल की बात कर रहे हैं। अब लेकिन एक बात याद रखिए, मेजोरिटेरियन मॉडल में फर्दर कुछ मॉडल्स होते हैं डिवाइडेड। जैसे कि एक होता है प्लूरैलिटी सिस्टम, एक होता है सेकंड बैलेट सिस्टम, फिर इसके अलावा आता है हमारा ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम।
ये सभी मेजॉरिटेरियन है। मेजॉरिटेरियन का मतलब होता है कि जब भी इलेक्शंस होंगे, किसी भी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, वो पार्टी पावर में आएगी जिस पार्टी के पास में मेजॉरिटी है। लेकिन मेजॉरिटी लेने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कैसे? एक है प्लूरलिटी सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये लोकसभा में प्रेजेंट है। हमारे जो लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो भी चुनाव होते हैं, विधानसभा के और लोकसभा के जो भी चुनाव होते हैं वो प्लूरलिटी सिस्टम पे होते हैं। प्लूरलिटी सिस्टम कैसे काम करता है? मान लीजिए 3 पार्टी हैं, बीजेपी एंड कांग्रेस एंड बीएसपी, लेट्स से। तो मान लीजिए एक स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को मिले 35 वोट्स, कांग्रेस को मिले हैं 34 वोट्स और बीएसपी को मिले 31 वोट्स। तो इनमें से कौन पावर बनाएगा? इनमें से कौन पावर में आएगा? कौन गवर्नमेंट बनाएगा? गवर्नमेंट बनाएगी बीजेपी। यस। तो अब आप देखो, बीजेपी गवर्नमेंट तो बीजेपी ने बनाई और बीजेपी को वोट कितने मिले? 35%। तो इन वोट्स का क्या? इन टोटल 65% वोट तो नहीं मिले बीजेपी को, उसके बावजूद भी बीजेपी पावर में है। इसका मतलब है कि जो प्लूरलिटी सिस्टम में मेजॉरिटी इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, लेकिन ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि बीजेपी जो गवर्नमेंट है ये 65% जो पॉपुलेशन है उनको तो रिप्रेजेंट कर ही नहीं रही, ये सिर्फ 35% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हुई ना लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव। दूसरी आती है हमारी सेकंड बैलेट सिस्टम। अब सेकंड बैलेट सिस्टम को समझते हैं। सेकंड बैलेट सिस्टम में देखो, सेकंड बैलेट सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर भी 3 कैंडिडेट है मान लीजिए। सेकंड बैलेट सिस्टम फ्रांस में प्रेवलेंट है, ये फ्रांस में है। तो फ्रांस में मान लीजिए 3 कैंडिडेट हैं, ए बी एंड सी। इसके पास है 35, इसके पास है 34, इसके पास में है 31। यहाँ पर जो मेजॉरिटी काउंट करने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है, वो अलग होता है। यहाँ पे मांगी जाती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है यहाँ पे? मतलब ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी पार्टी पावर में आएगी जो कि 50% जिसके पास में वोट हो, उससे एक वोट ज्यादा भी हो जाए अगर उनका, तो वो पार्टी पावर में आ जाएगी। मतलब आपको यहाँ पर क्या था, यहाँ पे 35% था। ये इंडिया की तरह नहीं है। इंडिया में 35% पे भी बीजेपी पावर में आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो भी लोग, जितने भी, मान लो 100 लोगों ने वोट दिया, 100 में से 50 ने बीजेपी के लिए वोट किया और उसमें +1 आ गया। अगर उसमें +1 आया तो दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। हाँ, सीट्स आर डिफरेंट देन वोट परसेंटेज। मैं यहाँ पर वोट परसेंटेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 50% यहाँ पर लोगों को वोट करना है, यहाँ पर साथ में एक वोट भी ज्यादा आ गया तो वहां पर वो कैंडिडेट जीत जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक के पास 35 थे, दूसरे के पास 34 थे, तीसरे के पास में 31 थे। तो यहाँ पर तो किसी के पास में भी 50 प्लस नहीं है, 50+1 होना चाहिए एटलीस्ट। तो ऐसे सिचुएशन में ये पहली बार जब फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन हुआ तो हमको पता चला कि यहाँ तो है ही नहीं। तो फ्रांस में क्या किया जाता है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं उसमें ये फॉलो किया जाता है। तो फ्रांस का प्रेसिडेंट कैसे सेलेक्ट किया जाता है, एक बार अगर मेजॉरिटी नहीं मिली तो अब दूसरी बार फिर से इलेक्शन होगा, अब होगा सेकेंड राउंड ऑफ इलेक्शंस, दोबारा से इलेक्शन होंगे। लेकिन इस बार क्या होगा, जो ये सी कैंडिडेट था, क्योंकि सी कैंडिडेट ने कम लिए हैं सबसे वोट, तो इसको कर दिया जाएगा एलिमिनेट, इनको हटा दिया गया है यहाँ से। तो जो भी कैंडिडेट लीस्ट वोट जिसको मिल रहे हैं उसको हटा दो, उस कैंडिडेट को हटाना पड़ेगा। उसको हटा दिया आपने, उसके बाद बचते हैं ये 2 कैंडिडेट्स, ए एंड बी। तो अब सी को हटा दिया, अब ए और बी के बीच में दोबारा से इलेक्शन होगा। अब ए और बी के बीच में जिसको भी 50% से ज्यादा +1, क्योंकि अब तो पॉसिबल है कि एक को 50 से ज्यादा मिलेंगे ही मिलेंगे, 50% से ज्यादा अगर किसी को मिल जाते हैं वो कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन जाएगा। सो दैट इज सेकेंड बैलेट सिस्टम। तो प्लुरलिटी सिस्टम हमने देखा,
सेकंड बैलेट सिस्टम देखा। अब देखो इसमें भी कुछ नुकसान है, ये भी मेजॉरिटेरियन मॉडल है लेकिन इसमें भी कुछ नुकसान है। नुकसान क्या है इसमें कि आपको दोबारा से इलेक्शन करना पड़ रहा है, तो कितना लेंदी प्रोसेस है, दोबारा से इलेक्शन करना पड़ रहा है, यानी रिसोर्सेज और ज्यादा वेस्ट होंगे। ठीक है, और दूसरा हमको पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन को दोबारा से करना पड़ेगा, तो कितना बर्डनसम है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, राइट। ऐसे ही प्लूरलिटी सिस्टम में देखोगे तो यहाँ पर 65% लोगों ने जो वोट किया था, इनके जो वोट थे वो वेस्ट हो गए। तो प्लूरलिटी सिस्टम में वेस्टेज ऑफ वोट्स बहुत होता है, वेस्टेज ऑफ वोट्स, क्योंकि सिर्फ 35% ने ही चूज किया, 65% का जो वोट था वो वेस्ट हो गया पूरा। तो दैट इज प्लूरलिटी सिस्टम एंड सेकेंड बैलेट सिस्टम। हाँ, प्रोपोर्शनल में भी दो होते हैं नितेश, आगे हम डेमोक्रेसी के टॉपिक में देखेंगे। प्रोपोर्शनल आएगा, प्रोपोर्शनल में दो मेथड्स होते हैं, फर्दर दो मॉडल्स, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और दूसरा होता है लिस्ट सिस्टम। और जो ये लिस्ट सिस्टम है ये प्रेवलेंट है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रेवलेंट है आयरलैंड में, लिस्ट सिस्टम है फिलीपाइंस में। लिस्ट सिस्टम सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है, इट इज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वन, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव। इसमें प्रोपोर्शन पे, हर एक कम्युनिटी के प्रोपोर्शन पे इस तरीके से होगा, वो देखेंगे आगे डेमोक्रेसी के टॉपिक में ये कवर होगा। फिलहाल इसको यहाँ कवर नहीं करते क्योंकि मैं आपको मेजॉरिटेरियन मॉडल बता रही हूँ, तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि थोड़ा सा समझ लें। अब तीसरा आता है ऑल्टरनेटिव सिस्टम। अब ऑल्टरनेटिव सिस्टम में क्या होता है, ऑल्टरनेटिव सिस्टम में ये प्रेवलेंट है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ये ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें क्या होगा, इसमें सेकंड बैलेट सिस्टम की तरह होता है कि ABC है, इसमें भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेनी होती है 50+1 की, लेकिन इसमें सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शंस नहीं करेंगे। इसमें एक तरीका इन्होंने निकाला कि हम प्रेफरेंसेस मेथड यूज करेंगे। प्रेफरेंसेस मेथड, प्रेफरेंसेस मेथड का मतलब क्या होता है, देखो A है, B है, C है, A को मिले 35, इसको मिले 34 एंड इनको मिले 31, ठीक है, इनको इतने मिले। तो अब इस केस में क्या होगा कि मान लो किसी को भी 50% वन मिल ही नहीं रही है, तो अब जो कैंडिडेट सबसे लीस्ट ले रहा है उस कैंडिडेट को हटा दो। उसके जो वोट्स होंगे, जब भी वोटिंग सिस्टम होगा तो उसमें लोगों से पहले ही प्रेफरेंस मांग ली जाएगी A, B एंड C की, कि आप किसको प्रेफर करते हैं। जैसे मान लो जो C थे, C को प्रेफर करने वाले थे, उन्होंने C के आगे नंबर 1 लिखा, C के बाद मान लो वो प्रेफर करते हैं A को और थर्ड नंबर पे वो प्रेफर करते हैं B को, तो प्रेफरेंसेस दे दिए लोगों ने अपने, तो प्रेफरेंसेस हमें दिख चुके हैं अब। तो अब C को हटा दो, C के जिन लोगों ने भी, जितने लोगों ने C को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी उनकी सारी फर्स्ट प्रेफरेंस चली गई, उनकी अब जो भी सेकंड प्रेफरेंस होगी, किसी की A भी हो सकती है, किसी की B भी हो सकती है सेकंड प्रेफरेंस, उसकी A उसके इसमें थर्ड प्रेफरेंस आ जाएगी, तो उसको कैलकुलेट करो। यानी जिन भी लोगों की अब सेकंड प्रेफरेंस में A या B जो में से होगा, उस हिसाब से C के जो वोट्स हैं वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे A एंड B को। ये हो गया ऑल्टरनेटिव वोट। मतलब अगर ये वोट वाला हमारा रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं आया तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे, हम अपना ऑल्टरनेटिव वोट साथ में देके जाते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफर कर दिया गया और जिसके पास में भी, उसके बाद तो आ ही जाएगा 50+1, जिसके पास 50+1 आया वो बनाएगा गवर्नमेंट। तो ये 3 टाइप की मेजॉरिटेरियन मॉडल है। इंडिया में भी यही फॉलो किया जाता है। इंडिया में प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल हमारा होता है, वो इस तरीके से दिया जाता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो है वो उसमें इस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन डिफरेंस है, ये जो अल्टरनेटिव वोट सिस्टम है ये डिफरेंट है। और ये जो आगे मैंने आपको बताया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में यूज किया जाता है। इसमें भी ट्रांसफर हो रहा है, देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसमें भी आप ट्रांसफर कर रहे हो, लेकिन ये ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होता है। ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव क्या होगा, कैसे होगा, आप लोगों ने प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा है,
प्रेसिडेंट का चैप्टर पॉलिटी में अगर आपने पढ़ा है तो उसमें देखा होगा आपने कि प्रेसिडेंट के लिए जो यहाँ पर मेजोरिटी डिसाइड होती है वो कोटे से डिसाइड होती है। वहां पर मेजोरिटी क्या था ऑल्टरनेटिव वोट में 50+1, लेकिन यहाँ पर मेजोरिटी एक कोटा निकाला जाता है, यानी एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को उस कोटे को फुलफिल करना होता है, जिसमें एमपी की वेटेज अलग होती है, एमएलए की वेटेज अलग होती है। एमपी जो वोट करते हैं उनकी वेटेज अलग होगी, मतलब मान लो एक एमपी ने कोई वोट किया तो उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा कि कितने लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, डिपेंडिंग अपॉन दैट पॉपुलेशन के बेसिस पे। तो एमपी की वोट की वैल्यू ज्यादा होगी, एमएलए की वोट की वैल्यू कंपैरेटिवली कम होती है। तो सब फॉर्मूला को मिला करके एमपीज भी इसमें वोट करेंगे, एमएलए भी करेंगे। तो अल्टीमेटली जिसके पास में भी वो कोटा जिसने फुलफिल कर दिया, कोटा अगर फुलफिल हो चुका है तो फिर वो इंसान प्रेसिडेंशियल बन जाएगा। अगर मान लो इसमें भी किसी के पास वो नहीं आया, वो कोटा फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर वो ट्रांसफर कर देंगे उस कैंडिडेट के, जो कैंडिडेट के पास में कम है, उसमें प्रेफरेंसेस होंगी, वो ट्रांसफर कर देगा। ये डिफरेंस है प्रोपोर्शनल में। यहाँ ज्यादा प्रोपोर्शनल होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहती है, इसमें एमएलएस की वैल्यू अलग रहेगी। एमएलएस जो होते हैं वो कम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये स्टेट लेवल पे होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है। एमएलएस, एमपीज जो होते हैं स्टेट लेवल पे आते हैं, दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये ज्यादा लोगों को ज्यादा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिप्रेजेंटेशन इसमें ज्यादा रहती है, प्रोपोर्शनल रहती है। समझ में आया? दूसरा होता है लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम को आगे समझेंगे कि किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन मैं डिफरेंस बताने के लिए बता रही थी आपको। तो मेजोरिटेरियन मॉडल को ये सपोर्ट करते हैं, और मेजोरिटेरियन में भी रिप्रेजेंटेटिव को करते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव प्लूरलिटी से भी आ सकता है, सेकंड बैलेट से भी आ सकता है, ऑल्टरनेटिव वोट से भी आ सकता है, उस पर हमें ध्यान नहीं देना। हमको फिलहाल अभी इस चीज का पता होना चाहिए कि मेजोरिटेरियन मॉडल को सपोर्ट करते हैं ये। सो गवर्नमेंट बनाई गई, गवर्नमेंट बनाएंगे कंसेंट से, यानी इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शंस में जिस भी गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी आएगी वो गवर्नमेंट बन जाएगी, ठीक है। और ये जो कंसेंट दे रहे हैं, कंसेंट में भी दो टाइप के कंसेंट होते हैं। हम बात कर रहे हैं कि लोग कंसेंट देंगे, तो कंसेंट का मतलब होता है फ्री विल ऑफ द मैन। फ्री विल, कंसेंट इसी पे काम करती है। विल मतलब आपकी मर्जी, आपकी मर्जी पे काम करती है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, आपकी मर्जी पे काम करेगी। तो इसमें दो टाइप की विल होती है, ठीक है। ये बात करते हैं कि दो टाइप की विल होती है, दो टाइप की इच्छा होती है। आपकी इच्छा पे, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है आपका कंसेंट, आप किसको देना चाहते हो। दो टाइप की कंसेंट होती है, एक होती है एक्सप्लिसिट कंसेंट, दूसरी होती है टैसिट कंसेंट। अब सुनते हैं, इसका मतलब समझते हैं। एक्सप्लिसिट कंसेंट का मतलब है कि आप डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली अलग से अपनी कंसेंट दे रहे हो। तो मान लो आपने अपनी कंसेंट दी है उस गवर्नमेंट को, जिस गवर्नमेंट को मेजोरिटी मिली और जिस गवर्नमेंट ने बनाई। जैसे कि 2019 के इलेक्शन में मान लीजिए आपने वोट किया बीजेपी के लिए, ठीक है, और अभी कौन सी गवर्नमेंट पावर में है? बीजेपी। तो यानी आपने बीजेपी को, ये जो गवर्नमेंट जो रनिंग है, इस गवर्नमेंट को आपने एक्सप्लिसिट कंसेंट दिया। दूसरी होती है टैसिट कंसेंट। टैसिट कंसेंट होती है कि आपने मान लो कांग्रेस को दिया था, लेकिन बीजेपी पावर में है, तो ये होती है टैसिट कंसेंट। मतलब दिस इज फॉर दोज हु आर इन गवर्नमेंट, माइनॉरिटी हैज गिवन दिस, यानी गवर्नमेंट इस टाइम पे है बीजेपी की, लेकिन माइनॉरिटी ने दी है, क्योंकि मेजोरिटी ने नहीं दी। मेजोरिटी ने क्या किया था? मेजोरिटी ने तो बीजेपी को सेलेक्ट किया, तभी बीजेपी पावर में है। लेकिन माइनॉरिटी ने कांग्रेस को दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो बीजेपी की जो भी लॉज होंगे उसको फॉलो करेंगे। ये होती है टैसिट कंसेंट। मतलब आप सीधे मुंह नहीं बोलते हो कि ठीक है बीजेपी भी रूल बनाएगी तो हम फॉलो करेंगे। आप उल्टे तरीके से, कि अगर आपकी सरकार नहीं आई जिसको आप चूज करें, तो जो भी सरकार आएगी उसको भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। सीधे मुंह नहीं कर रहे हो आप, क्योंकि इनको सपोर्ट नहीं करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी लॉ बनाएगी तो आप बोलोगे मैं तो लॉ नहीं फॉलो करूंगा, क्योंकि मैंने तो कांग्रेस को वोट किया था, अगर कांग्रेस लॉ बनाए तो मैं फॉलो करूं। तो ये डिफरेंस होता है एक्सप्लिसिट कंसेंट एंड टैसिट कंसेंट में। यानी एक बार अगर गवर्नमेंट बन गई है, तो चाहे आपने सपोर्ट किया हो या नहीं किया हो, आप उसके बनाए हुए लॉस को फॉलो करेंगे। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं इसके लॉ को फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने तो इस पार्टी को वोट नहीं दिया है।
एक्सप्लिसिट कंसेंट और टैसिट कंसेंट के बारे में समझ में आया। तो ये जो कंसेंट देंगे हम, ये या तो हम सीधा सीधा कंसेंट दे रहे हैं या फिर हम उल्टे तरीके से कंसेंट दे रहे हैं। तो यानी जो गवर्नमेंट अब बन के आ रही है वो कंसेंट से ही बनेगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप एक्सप्लिसिट दे रहे हो या टैसिट दे रहे हो, लेकिन बनेगी तो कंसेंट से ही। सो दिस इज हु विल रन दी गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट अब बनाई गई उस गवर्नमेंट के पास पावर कितनी है? गवर्नमेंट के पास पावर ओरिजिनल नहीं है, गवर्नमेंट के पास डेलीगेटेड पावर्स हैं, दी गई हैं गवर्नमेंट को पावर। क्योंकि गवर्नमेंट देखो नेसेसिटी नहीं थी, गवर्नमेंट जरूरी नहीं थी। क्यों? गवर्नमेंट इज नॉट अ नेसेसिटी, गवर्नमेंट आई है मैटर ऑफ कन्वीनियंसेस के लिए। यस, tacit consent implies respecting the government, मतलब जो भी गवर्नमेंट आई है आप रिस्पेक्ट कर रहे हो और उनकी फॉलो कर रहे हो, इवन इफ आपने वोट नहीं किया है। अब दूसरी चीज आती है इसमें कि जो गवर्नमेंट की जरूरत तो थी नहीं, स्टेट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में सब कुछ सही चल रहा था, पीस था, सब कुछ था, तो जरूरत नहीं थी। लेकिन कन्वीनियंस के लिए, कि भाई कन्वीनियंस के लिए इन लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। तो थॉमस हॉब्स तो बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर दो क्योंकि जरूरत है गवर्नमेंट की, लेकिन जॉन लॉक लिमिटेड पावर देंगे इसीलिए क्योंकि सिर्फ कन्वीनियंस के लिए आई है गवर्नमेंट, वरना जरूरत नहीं थी, सब सही से जी रहे थे स्टेट ऑफ नेचर में। तो ये जो गवर्नमेंट की पावर होगी, जब इसकी जरूरत नहीं है लेकिन उसको कन्वीनियंस के लिए बनाया गया, तो हम एब्सोल्यूट पावर क्यों देंगे ऐसी गवर्नमेंट को? तो ये जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर है लिमिटेशन, इसकी पावर लिमिट कर दी हमने। कैसे लिमिट कर दी? हमने लोगों को दे दिया फंडामेंटल राइट, यानी राइट टू लाइफ। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता राइट टू लाइफ में। राइट टू लिबर्टी में लोग अपने मुताबिक कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती ज्यादा। राइट टू प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के मैटर्स में भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, ये फंडामेंटल राइट है लोगों के। गवर्नमेंट इन राइट्स को ले नहीं सकती है वापस, क्योंकि इट कैन नॉट मेक एनी लॉ जिससे दूसरे इंसान के राइट्स को वापस लिया जा सके। क्यों? क्योंकि कोई भी रीजनेबल इंसान ऐसा नहीं होगा जो अपने जानते हुए भी अपने फंडामेंटल राइट्स को सैक्रिफाइस कर देगा। इसीलिए ये इनएलिएनेबल राइट्स हैं। तो यानी जो गवर्नमेंट है अपने आप से ओरिजिनल पावर तो है नहीं, डेलीगेटेड पावर है, दी गई है, लिमिटेड पावर है, इसलिए अपने मुताबिक गवर्नमेंट नहीं चल सकती। गवर्नमेंट को लोगों के मुताबिक ही चलना होगा। यानी इट इज अ ट्रस्ट, गवर्नमेंट इज अ ट्रस्ट, पीपल आर द ट्रस्टीज। ट्रस्ट को ट्रस्टीज के मुताबिक चलना होता है। अगर नहीं चलेंगे तो गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा। अगर गवर्नमेंट नहीं चली अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ ट्रस्टीज, लोगों के मुताबिक नहीं चली, तो लोगों के पास में राइट रिवोल्ट है, लोग फिर गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। ठीक है, अब थॉमस हॉब्स ने बोला था राइट टू रेजिस्ट है, तो ये तो सेम हो गया, लेकिन अब आता है इसी में डिफरेंस। जॉन लॉक का जो ये रिवोल्ट की बात कर रहे हैं, ये रेवोल्यूशन है, पीसफुल रेवोल्यूशन। जो थॉमस हॉब्स जिस रेवोल्यूशन की बात करते हैं वो थोड़ा वायलेंट भी हो सकता है, उसमें गवर्नमेंट को बिल्कुल अबॉलिश कर दिया। यहाँ पर पीसफुल रेवोल्यूशन होगा, मतलब अगर 2014 में हमने देखा कि कांग्रेस थी, कांग्रेस लोगों के हिसाब से नहीं चल रही थी, लोगों के विशेष के अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, क्योंकि कांग्रेस करप्शन कर रही थी। तो लोगों ने पीसफुल रेवोल्यूशन के थ्रू 2014 के इलेक्शन में बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी पावर में आ गई। तो ये जो रेवोल्यूशन है ये पीसफुल रेवोल्यूशन था, इसमें वायलेंस की जरूरत नहीं है। तो यानी जॉन लॉक पीसफुल रेवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं कि वायलेंस की कोई जरूरत नहीं है, डायलॉग से भी सोल्यूशन निकाला जा सकता है। तो हम लिबरल्स को जब भी देखते हैं, लिबरल्स ये बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि ये बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्यों? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा तभी तो आप डायलॉग करोगे, डायलॉग करोगे तो आप चीजों को सुलझा सकते हो, तो पीसफुल रेवोल्यूशन आप ला सकते हो। इसीलिए इसको भी प्रमोट करते हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ज्यादा डिटेल में डील नहीं करेंगे ये। जॉन लॉक बुर्जुआजी स्कॉलर हैं, जॉन लॉक के लिए जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके लिए लिबर्टी और लाइफ को इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं जॉन लॉक। इनफैक्ट जॉन लॉक प्रॉपर्टी के अंडर में ही लिबर्टी और लाइफ को डालते हैं। ये बोलते हैं प्रॉपर्टी में ही आती है, आपकी लिबर्टी है ये भी आपकी प्रॉपर्टी, आपकी लाइफ, आपकी जो लाइफ है वो भी आपकी की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जॉन लॉक के लिए। तो ये इस एक्सटेंट तक जाते हैं कि राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी को प्रॉपर्टी के अंडर में ही डाल देते हैं।
सो ये जो रेवोल्यूशन हो रही है, ये सिंपल सेंस में क्या होगी, सिर्फ जो लोग रूल कर रहे हैं उसको चेंज कर दिया। जैसे पहले कांग्रेस थी तो बीजेपी आ गई। तो गवर्नमेंट कब काम नहीं करती है लोगों के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट तब काम नहीं करती है लोगों के अकॉर्डिंग, मान लो जो भी एग्जीक्यूटिव है वो मान लो लेजिस्लेचर को फंक्शन करने से रोक रहा है। जैसे कि लोकसभा में हम देखते हैं कि अच्छे से गवर्न ही नहीं कर पाते, आपस में लड़ाइयाँ बहस इतनी होती रहती हैं, कभी कभी तो वायलेंस भी हो जाता है लोकसभा में, जूता चप्पल फेंक के मारते हैं एक दूसरे को। तो फिर ऐसे में हाउस को एडजर्न करना पड़ता है, हाउस को वहीं पे रोकना पड़ता है, वहां पर बर्खास्त करनी पड़ती है वो सभा। फिर उसके बाद में काफी टाइम तक, मतलब लॉज तो बनाने के लिए आपको बिठाया गया है लेजिस्लेचर में कि आप बढ़िया लॉ लेकर के आइए लोगों के लिए, लेकिन ये लोग आपस में ही ऑपोजिशन के साथ में लड़ते रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, तो ऐसे में लोग उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमको ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो बेहतर लॉ ला सके। दूसरा है कि अगर एग्जीक्यूटिव जो लॉ बनाए गए हैं लेजिस्लेचर ने और उस लॉ को इम्प्लीमेंट ही ना करे, तो भी हम बोलेंगे कि गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट एक कॉमन अथॉरिटी है जिसमें तीन फंक्शंस हैं, लेजिस्लेचर के, एग्जीक्यूटिव के एंड जुडिशरी के। तो अगर एग्जीक्यूटिव ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं करेगा जो उनका काम है, तो भी ये अगेंस्ट में है। और फिर तीसरा आता है रीजन इसमें, इफ एग्जीक्यूटिव पुट अंडर दे पुट पीपल अंडर फॉरेन गवर्नमेंट और प्रिंस। मान लो आज इंडिया ने डिसाइड किया कि अब हम यूएसए के सिटीजन हैं सारे, क्योंकि अब हम इंडिया नहीं है, अब हम सॉवरेन नहीं है, सारे लोगों को यूएसए का सिटीजन बना दिया। तो यानी लोगों की तो ये चॉइस नहीं थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने आप से कैसे बना दिया। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जब जो गवर्नमेंट है वो लोगों के विशेष के अकॉर्डिंग में काम कर रही है, उसके अगेंस्ट में काम कर रही है, इसीलिए ऐसी गवर्नमेंट को चेंज कर देना चाहिए, पीसफुल रेवोल्यूशन ले आओ। तो ये था पूरा आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी। इज दैट क्लियर? काफी लंबा था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी था एंड इजी भी था। तो विल टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, ठीक है। हाँ, बहुत सारा बोला है अभी, बहुत सारा चीजें समझी भी होंगी, तो ब्रेक लेते हैं थोड़ा। हाय सौपर्णा, आपका कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द मीन टाइम। अब आगे डिस्कस करेंगे राइट्स की इनकी थ्योरी, जॉन लॉक्स थ्योरी ऑफ राइट्स। तो होपफुली आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई विल ट्राई टू फिनिश ऑफ दिस टॉपिक टुडे। आप लोगों की लास्ट क्लास होगी कल, एक बार आज मैं चेक कर लूंगी कि कितने नंबर ऑफ आवर्स पढ़े हैं, उस हिसाब से विल सी। दो तीन टॉपिक बचे हैं, आई थिंक नेक्स्ट आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। आंसर राइटिंग अभिषेक विल स्टार्ट फ्रॉम 1 ऑफ अगस्त। आप लोगों की आंसर राइटिंग 1 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगी। आप लोग अपने रेगुलर करंट अफेयर्स कर रहे हैं ना, मैंने आपको पहले बताया था शुरुआत में कि पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ एक तो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे करो, ठीक है। और तीसरी चीज आप क्या करोगे, तीसरी चीज आप सबसे पहले वो क्लासेस कंप्लीट करोगे जिससे पॉलिटी पढ़ाई जा रही है, ठीक है। हाँ, कोई भी एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हो, इफ यू वांट इंडियन एक्सप्रेस तो कोई इशू नहीं है। तो द हिंदू डेली एनालिसिस देख सकते हो आप, और साथ में करंट अफेयर्स अपने वीकली बेसिस पे कवर कर लो। वो करंट अफेयर जैसे आपको करने करो, लेकिन करंट अफेयर साथ में रखना। वाई एम टेलिंग यू करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में सोसाइटी रिलेटेड चीजें आएंगी, करंट अफेयर्स में इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे आपके, एंड पॉलिटी रिलेटेड भी होंगे, ठीक है।
आईआर के लिए स्टैटिक करना इम्पोर्टेंट है? स्टैटिक मतलब आईआर का स्टैटिक? देखो, अभी आईआर के करंट अफेयर डायरेक्टली कर सकते हो, और आईआर का स्टैटिक तो हम कवर करेंगे ही। अलग से एक कोर्स आएगा आईआर के स्टैटिक के लिए। जब हम पेपर 2 सेक्शन बी कवर करेंगे तो उससे पहले मैं आईआर के स्टैटिक के लिए अलग से कोर्स लेकर के आऊंगी। और इसमें पॉलिटिकल साइंस के लिए आपका नॉर्मल रहेगा आईआर का। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम एडवांस आईआर देखेंगे, वहां पर हम बेसिक आईआर, स्टैटिक आईआर समझेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में अभी तक क्या हुआ है, क्या होता आया है। बाकी फिर उसका जो करंट अफेयर है, उसका एनालिसिस है, जो हमारे एक्सपर्ट क्या ओपिनियन देते हैं, एक्सपर्ट कैसे एनालाइज करके बोलते हैं, वो सब चीजें हम वहां देखेंगे। हाँ, हिस्ट्री भी या फिर पॉलिटी, कोई भी एक चीज आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री जब फॉलो करोगे तो अगले 1 महीने में हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना अपनी। और मैं आपको बोलूंगी कि सबसे पहले आप वर्ल्ड हिस्ट्री कवर कर लेना। वर्ल्ड हिस्ट्री आपको ज़्यादा काम में आती है, क्योंकि पेपर 2 सेक्शन है हमारा कवर होना शुरू होगा ना, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री काम आएगी। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पे कुछ टीचर्स हैं जो इस महीने वर्ल्ड हिस्ट्री जिन्होंने कंप्लीट किया है, आई थिंक आप लोगों में से किसी ने बताया था, बहुत ही एग्जॉस्टिवली डील किया है किसी ने, एक टीचर है, ठीक है, सुनील सर। हाँ, तो आप सुनील सर का देख सकते हो, उन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री एकदम डिटेल में पढ़ाया है, वहां से वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट कर लो। ठीक है, एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया। हाँ, आरती को फॉलो करना, अगर आपको उनका पसंद है, जो आपको लगे कि आपको यहाँ से बेहतर समझ में आता है, वहां से कवर कर लो। ठीक है, तो जो भी मुझे लगता है जो डिटेल में अच्छे से पढ़ा रहा है उसका पढ़ो, डिटेल वाला एक बार अच्छे से पढ़ लो, समझ लो उन चीज़ों को। तो वर्ल्ड हिस्ट्री कर लो, एंड उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर लेना। और फिर मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाए तो फिर पॉलिटी स्टार्ट कर लेना। साथ में, मतलब 3 चीज़ें साथ में चलेंगी, एक पॉलिटिकल साइंस चलेगा आपका, एंड दूसरी चलेगी आपकी करंट अफेयर, तीसरा कोई भी तीसरा सब्जेक्ट। इन पे फोकस करो अभी फिलहाल। आप लोगों के पास में टाइम बहुत है, अभी दिसंबर तक तो काफ़ी टाइम है, आपका सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। एंशियंट और कौन पढ़ाता है? एंशियंट हिस्ट्री आई थिंक, मुझे याद नहीं है एंशियंट हिस्ट्री। आरती मिश्रा इज नॉट टीचिंग एंशियंट हिस्ट्री। आपने यूट्यूब से कवर किया था? ओके ओके। हाँ, आरती मिश्रा इज ऑल्सो टीचिंग एंशियंट हिस्ट्री, तो वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी वर्ल्ड हिस्ट्री इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सीजन चल रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री का। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर्स बैठे हुए हैं, हो सकता है कि एक बार मेंस खत्म हो जाए तो आप लोगों को शायद वर्ल्ड हिस्ट्री ना ही मिले, हु नोस। ठीक है ना, तो पहले वर्ल्ड हिस्ट्री कर लो सीजन के हिसाब से, एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा फिर अपना मॉडर्न हिस्ट्री करो। प्रेफरेंस ऐसी रखो कि पहले मॉडर्न करो उसके बाद एंशियंट करो। प्रेफरेंसेस ऐसे रखनी चाहिए हमको, क्योंकि हमें अपना वो वाले सब्जेक्ट साथ में करने हैं जिसका इंटरलिंक हमारा पॉलिटिकल साइंस के साथ में ज़्यादा हो। ठीक है, तो पॉलिटी भी अपनी कवर करते रहना। पॉलिटी के लिए नॉर्मल जो पॉलिटी का कोर्स होता है वो फॉलो कर लो। बाकी जो मैं लेसन्स बना रही हूँ अभी इस मंथ, तो मैंने अभी तक एडअप करने शुरू नहीं किए हैं, बहुत ही जल्दी शुरू करूँगी। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के मैंने अभी तक 30 लेसन्स बनाए हैं, उसमें वो फॉलो कर सकते हो आप। उसमें BL फाडिया का ही एकदम डिटेल्ड एनालिसिस है। करंट अफेयर्स मुझे नहीं पता कौन पढ़ा रहा है, लेकिन मैं करंट अफेयर्स प्रेफर करती हूँ वीकली बेसिस पे। मतलब अगर मेरे पास टाइम होता, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस ना पढ़ा रही होती इस टाइम पे, और आपका आंसर राइटिंग ना ले रही होती, तो मैं करंट अफेयर्स अगर पढ़ाती, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं वीकली बेसिस पे पढ़ाती। यानी 5-6 दिन के करंट अफेयर्स आप सैटरडे संडे को पढ़ लो, वो सही रहता है। क्योंकि रोज करोगे, रोज आपको एक काम करना है बस, रोज द हिंदू एनालिसिस देखो कि रोज में हो क्या रहा है, एडिटोरियल समझो कि हो क्या रहा है अभी, वो आपका रहेगा। फिर वीकेंड के एंड पे जो पिछले के 6 दिन के बैकलॉग है, मतलब एकदम जो डायरेक्ट आपके पेपर में आपको यूज होता है कि ये चीजें न्यूज में थी, इसमें ये था, इसके फैक्ट ये थे, या ये चीज न्यूज में थी, वो 6 दिन के कवर करके सैटरडे और संडे को खत्म करो। एंड फिर उसके बाद अगले वीक में फिर अपना फोकस करते रहो, द हिंदू एनालिसिस, साथ में एक सब्जेक्ट, साथ में अपना ऑप्शनल। मतलब अगर इफ आई एम एट योर पोजिशन, दिस इज व्हाट आई डू। तो ऐसे, या तो आप तो जतिन वर्मा क्योंकि वीकली पढ़ाते हैं उनका फॉलो कर सकते हो, या फिर जो भी दूसरे पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन और पढ़ा रहा है, अमन सर के भी कुछ कोई लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो भी कर सकते हो इफ यू वांट। अभी देखो, यूपीएससी बैच अभी ज्वाइन मत करो। यूपीएससी बैच बहुत बड़ा बैच है, बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं,
तो यूपीएससी बैच एक बार पॉलिटिकल साइंस पहले ही बेसिक सब्जेक्ट्स अपने कवर कर लो, फिर आप कर सकते हो। बाकी वहाँ यूपीएससी बैच में भी सेम ही चीज़ चल रही होती है। यूपीएससी बैच में ये है कि टीचर्स आएंगे, आपको पढ़ाएंगे लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स में। तो अगर आप काउंट करोगे तो यूपीएससी बैच में जो नंबर ऑफ आवर्स हैं, जैसे पॉलिटी आपको पढ़ाई जा रही है, शायद 20 घंटे में पॉलिटी पढ़ा देंगे। लेकिन अगर पॉलिटी का अलग से कोर्स देखो, पॉलिटी का कोर्स मुदित गुप्ता इज टीचिंग दैट पॉलिटी, तो आई थिंक उसमें बहुत नंबर ऑफ आवर्स हैं। शायद उनकी क्लासेस जो है 50 पता नहीं 70 क्लासेस में वो एकदम डिटेल में पॉलिटी पढ़ाएंगे, तो वो पॉलिटी ज़्यादा बेहतर है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि यूपीएससी बैचेस से ज़्यादा एटलीस्ट मेंस ऐसे राइटिंग है उसमें आप आ सकते हो इफ़ यू वांट। जैसे 4 बजे एक मेंस आंसर राइटिंग की क्लास होगी अभी आपके ख़त्म होने के बाद, यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। नहीं तो वैसे मैं प्रेफर नहीं करती हूँ यूपीएससी बैच। मतलब कर सकते हो, जो लोग कर रहे हैं दे शुड डू इट, लेकिन क्योंकि आप ऑप्शनल कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगी कि धीरे धीरे आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्ट वाइज करो। सबसे पहले प्रेफरेंस ये रखो कि आप पहले पॉलिटी ख़त्म करो या आप पहले हिस्ट्री ख़त्म करो। हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो पॉलिटी ख़त्म करो, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई विल बी टीचिंग माई सेल्फ। मेरे टाइमिंग्स उनके साथ में क्लैश होते हैं। हाँ, अगर मेरे टाइमिंग्स उनके साथ में क्लैश होते हैं तो आप वीकेंड पे कर लो, अभी मत करो। वीकेंड पे रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो आप उनकी। नहीं समझ में आता है तो उनसे आगे डाउट क्लियरिंग सेशन तो वहाँ पर भी होते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन पे जैसे मेरा मंडे और फ्राइडे को मेरी छुट्टी होती है, ठीक है। अभी आप लोगों की छुट्टी रहेगी, कल के बाद से आप उनका देख पाओगे रोज का, तो उनसे डाउट पूछ लो अगर आपको डाउट रहता है तो। चलो अभी आगे डिस्कस करते हैं जॉन लॉक थ्योरीज ऑफ राइट्स। अब इनकी राइट्स की थ्योरी समझते हैं। देखो, जॉन लॉक ऐसे फर्स्ट पर्सन थे टू गिव थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। इन्होंने नेचुरल राइट्स को प्रेफर किया है। हमने देखा कि नेचुरल राइट्स को ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते थे क्योंकि मैन के पास में है रीज़न। तो ये बोलते थे क्योंकि मैन के पास में रीज़न है तो मैन को नेचुरल राइट्स ही दिया करो, ठीक है। हाउ टू एक्सेस स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास के लिए 1 रुपये में आपको वो आ जाता है, 1 रुपये में यू हैव टू एक्सेस दैट, ठीक है। वो वैसे हो पाएगी तो उसका 1 रुपये देना पड़ता है शायद स्पेशल क्लास के लिए। अदरवाइज स्पेशल क्लास की क्या ज़रूरत है। आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए। आप लोग ने ऑलरेडी अगर ले ही लिया है सब्सक्रिप्शन तो देर इज़ नो नीड फॉर दैट। फ्री है स्पेशल क्लास, आई डोंट नो, मुझे लगा शायद 1 रुपये की है। एनरोल करने के लिए आप प्लस पे जाइए, प्लस पे ही वहाँ पर शायद एक स्क्रॉल करोगे तो स्पेशल क्लासेस का एक सेक्शन रहेगा आई थिंक। अच्छा, अगर फ्री है तो फिर ठीक है, फिर आई कैन नॉट से एनीथिंग, मुझे याद ही नहीं है। बस आज ही मैंने इस इनफैक्ट अपने, हाँ, एजुकेटर की प्रोफाइल पे जाके भी कर सकते हो। जैसे इफ़ आई एम टेकिंग स्पेशल क्लास, आज मैंने 2 स्पेशल क्लासेस ली हैं, तो प्रोफाइल पे जाके जिस भी की भी स्पेशल क्लास आपको करनी है वो देख सकते हो। एनीवेज, फर्स्ट पर्सन टू गिव, बट आई प्रेफर, मैं जो अपनी स्पेशल क्लास में पढ़ाती हूँ वही चीज़ पढ़ाती हूँ जो आपके यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर इनफैक्ट ज़्यादा डिटेल में होती है, वहाँ 1 घंटे में क्या ही पढ़ा पाते हैं हम लोग, क्योंकि सब बच्चे, मतलब कोई किसी को कुछ आता ही नहीं है, सब आ जाते हैं स्पेशल क्लास में, तो वो कंटिन्यूएशन मांगता है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू टीच स्पेशल क्लास, लाइफ बेस्ट रहता है। ओके, फर्स्ट पर्सन टू गिव थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स सबसे पहले किसने दी थी? फर्स्ट पर्सन टू गिव थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स प्रेफर करते हैं ये जॉन लॉक। थॉमस हॉब्स नेचुरल राइट प्रेफर नहीं करते थे, वो लीगल राइट प्रेफर करते थे, यानी ऐसे राइट्स जो स्टेट ने बनाए हों। लेकिन जॉन लॉक बोलते हैं कि स्टेट is the, state was source of natural rights, ठीक है, according to him। जो state होता है that is the source not of natural rights but for legal rights, ये थॉमस हॉब्स का कहना है। state is source of legal rights, right, state बनाएगा laws। तो जॉन लॉक नेचुरल राइट्स को प्रेफर करते थे। वाई मैन वॉज एबल टू एंजॉय नेचुरल राइट्स। आपको क्या लगता है स्टेट ऑफ नेचर में मैन क्यों इतना नेचुरल राइट्स को अपने एंजॉय कर पा रहा था? क्योंकि थॉमस हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में तो नहीं कर पा रहा था। उसका रीजन था कि मैन के पास में था रीजन, और रीजन मैन को ये गाइड करता है कि आप किसी की लाइफ को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी की लिबर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाओ। क्योंकि इनके पास में रीजन होता है, तो रीजन के चलते नेचुरल लॉ, रीजन का क्या मतलब होता है? रीजन का मतलब होता है नेचुरल लॉ। आप लॉजिक लगा करके ही कुछ डिसाइड करते हो। तो यानी
जो भी आप डिसीजन लोगे, जो भी लॉ आपके मुताबिक सही रहेगा, वो आप लॉजिक लगा के बना रहे हो, तो यानी वो नेचुरल लॉ हो गया, जो आपके नेचुरल राइट से इन्फ्लुएंस है। तो अल्टीमेट गारंटी, ये मानते हैं, द अल्टीमेट गारंटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट इज रीजन ऑफ मैन। सिंपल सी बात है, सबसे जो अल्टीमेट गारंटी होती है वो कहाँ से आती है? दूसरों से आती है। एक साइन किया गया था जो कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सिविल सोसाइटी बनाई गई थी। उस सिविल सोसाइटी में लोग एक दूसरे को गारंटी दे रहे हैं कि ठीक है, आपके पास भी राइट्स हैं, मेरे पास भी राइट्स हैं, यानी सोसाइटी इसमें गारंटी दे रही है। तो इसीलिए रीजन ही है जिसकी वजह से ये गारंटी दी जा रही है। सामने वाला इसीलिए गारंटी दे रहा है आपको क्योंकि वो जब अपना लॉजिक लगाता है तो उसको पता चलता है कि अगर मैं इनको गारंटी नहीं दूंगा तो मेरे राइट्स की गारंटी कौन देगा। इसीलिए इनके लिए जो लॉ का मतलब है, जॉन लॉक के लॉ का मतलब होता है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ का मतलब ऐसा लॉ जो कि रीजन के बेस पे बना हो, जो कि स्टेट ने ना बनाया हो, मतलब ऐसा नहीं, नेचुरल लॉ जिसमें प्रिवेल करे। सो इस लॉ का मतलब है नेचुरल लॉ, मतलब रीजन, मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यानी जॉन लॉक जो है हमारे, ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को प्रेफरेंस देते हैं। थॉमस हॉब्स में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं था, वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में बिलीव करते थे। क्यों? क्योंकि वो बोलते थे ऐसे हमें लॉ बनाने चाहिए जो स्टेट ने बनाए हैं, ये लीगल लॉ में बिलीव करते हैं, पॉजिटिव लॉ में बिलीव करते हैं। पॉजिटिव लॉ इज पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टेट, ऐसे लॉ जिसमें स्टेट की प्रेजेंस हो, जिसे स्टेट ने बनाया हो। जॉन लॉक की एक स्टेटमेंट है, नो लॉ नो लिबर्टी। इसका क्या मतलब है? नो लॉ नो लिबर्टी का मतलब, नो लॉ का मतलब है नो रीजन इफ देयर इज नो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर रीजन के बेस पे लॉ नहीं बनाया गया है, अगर ऐसा लॉ बनाया गया है जिसमें रीजन नहीं है, तो ऐसे लॉ में कोई भी लिबर्टी नहीं होगी, वहां मैन के पास में लिबर्टी नहीं होगी। तो जॉन लॉक क्या बोलते हैं कि रीजन या नेचुरल लॉ होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फेवर करते हैं कि अगर रीजन के बेस पे कुछ बनाई जाएगी तो उससे अल्टीमेट गारंटी होगी कि लोग लिबर्टी अपनी एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि रीजन गारंटी करता है। रीजन की वजह से ही, लॉजिक की वजह से ही गारंटी आती है कि वो लिबर्टी अपनी एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे बंदे भी एक्सेप्ट करेंगे। सो लिबर्टी ऑफ मैन, इसीलिए जो भी आपको आज़ादी दी जाती है, लिबर्टीज ऑफ मैन रिमेन प्रोटेक्टेड, आपकी आज़ादी को प्रोटेक्शन मिलेगा। गवर्नमेंट बनाई गई है लेकिन उसके बावजूद लोगों के पास में लिबर्टी है, इस यहाँ पर लिबर्टी रहेगी। क्यों लिबर्टी रहेगी? बिकॉज ऑफ रीजन। तो जो लॉ गवर्नमेंट बनाएगी, वो लॉ जो गवर्नमेंट बना रही है, उस लॉ को रीजन से, लॉजिक के बेसिस पे ही बनेगा वो भी लॉ, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर लॉजिक के बेस पे नहीं होगा तो ऐसा लॉ हम हटा सकते हैं, लोग हटा सकते हैं। थॉमस हॉब्स के केस में लोग क्या हटा सकते थे? जो पॉजिटिव लॉ बनाया जा रहा था, नहीं हटा सकते थे, राइट? क्योंकि उसने बोल दिया कि स्टेट ने लॉ बनाया है, आप वो लॉ नहीं फॉलो करते हो तो स्टेट आपको पनिश करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जॉन लॉक में ये मानते हैं कि जो भी लॉ गवर्नमेंट बना रही है, उस लॉ को इट हैज टू कंफर्म, इट हैज टू अफर्म द लॉ ऑफ रीजन। वो उसी कंफर्मिटी में होना चाहिए, उसमें रीजन भी होना चाहिए। लॉजिक के बेस पे बनेगा तो ही लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो मैन अपने जो ट्रांसफर कर रहे हैं नेचुरल राइट्स, यहाँ पर सिर्फ 3 कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे हैं। इसीलिए रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन के बेसिस पे होना चाहिए। जिस लॉ में रीजन नहीं है, जो लॉ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, वहां लिबर्टी नहीं हो सकती मैन के लिए। और ही इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म, तो ये लिबर्टी देती है मैन को। इसीलिए जॉन लॉक का कहना है कि अगर कोई स्टेट कोई लॉ बनाता है जिसकी वजह से उस इंसान की, विच डिप्राइव्स मैन ऑफ हिज नेचुरल राइट्स, जिसकी वजह से मैन के जो नेचुरल राइट्स हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब अगर स्टेट इंटरफेयर कर रहा है मैन के फंडामेंटल राइट्स में, तो ऐसे लॉ को रीजनेबल नहीं माना जाएगा, फेयर नहीं माना जाएगा। ऐसा लॉ जस्ट लॉ नहीं है, ऐसा लॉ सही लॉ नहीं है। और ऐसा लॉ जिसमें लोगों के राइट्स उनसे छीन लिए जाएं या उनको कम किए जाएं, फिर लोग उस स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्ट कर सकते हैं।
तो इसका मतलब ये है नो लॉ नो लिबर्टी का मतलब जिस लॉ में रीजन नहीं होगा उस लॉ में लिबर्टी नहीं होगी लोगों की। और अगर लिबर्टी नहीं होती है लोगों के पास में, जो कि फंडामेंटल राइट है, तो लोग रिवोल्ट कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट एक ट्रस्ट की तरह है, लोग ट्रस्टीज है, तो गवर्नमेंट के पास में ओरिजिनल पावर नहीं है, गवर्नमेंट के पास में डेलीगेटेड पावर है। तो रीजन ही गारंटी देता है पीस की। तो यानी इनडायरेक्टली ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि मैन को अब अगर अपनी लिबर्टी एंजॉय करनी है तो मैन को भी रीजनेबल होना होगा, रीजन के बेसिस पे ही सब कुछ चीजें डिसाइड की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये सपोर्ट कर रहे हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को, जो कि हम आर्टिकल नंबर 19 में भी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इट गवर्नमेंट कैन इम्पोज ओनली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब वो ऐसी जो लॉजिक के बेसिस पे हम मान सके, एक्सेप्ट कर सके। जैसे गवर्नमेंट ने आर्टिकल नंबर 19 में हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं ऑन द राइट टू मूवमेंट पे, मतलब हम शेड्यूल्ड एरियाज जो हैं, शेड्यूल्ड एरियाज में हम नहीं जा सकते, वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। अब यहाँ पर तो हमारी मूवमेंट यानी हमारी लिबर्टी से रिलेटेड हो गया कि हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो इनका जो कल्चर होता है, जो लोग शेड्यूल्ड एरियाज में रहते हैं, इनका कल्चर बहुत ही इंडिजीनियस होता है, यूनिक होता है, बाहर वाले इसमें इंटरफेयर ना करे तो बेहतर है। तो ये इनकी भलाई के लिए किया गया है। तो अगर लॉजिक लगाओगे ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आप पे रोक लगा दी कि आप यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन ये जो रोक लगाई है ये रीजनेबल है, लॉजिकल है। समझ में आया? तो गवर्नमेंट इम्पोज कर सकती है, तो ये हो गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मेनका गांधी में भी ऐसा ही था। मेनका गांधी में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आर्टिकल नंबर 21 में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही प्रेजेंट है। तो यानी यहाँ पर जो पहले क्या हुआ करती थी, डॉक्ट्राइन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से। अभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा। 1978 का जो मेनका गांधी केस है उसके चलते सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दिस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ है जो कि। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये समझ में आया? कोई डाउट है इसमें? लॉ से रिलेटेड, नेचुरल राइट से रिलेटेड, ठीक है। अब एक राइट इन्होंने दिया था जो कि है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसको देखते हैं। अब देखो ये जो गवर्नमेंट बनाई गई है, ही इज द स्कॉलर ऑफ बुर्जुआजी क्लास, ही इज द स्कॉलर ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, मतलब जो भी आप पोजेस करते हो अपने एफर्ट्स की वजह से करते हो, इसीलिए आपको अलाउ किया जाना चाहिए कि आप अपने मुताबिक अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, जितनी भी प्रॉपर्टी रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या था? ये जो गवर्नमेंट बनाई है, ये जो कॉमनवेल्थ बनाया है, कॉमनवेल्थ का क्या मतलब होता है? कॉमन अथॉरिटी। कॉमन अथॉरिटी, ये जो गवर्नमेंट बनाई गई है कॉन्ट्रैक्ट के चलते, इसका सोल पर्पस क्या है? सोल पर्पस है इसका प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो गवर्नमेंट जो बनाई है ना इन्होंने, ये गवर्नमेंट है मिनिमल स्टेट। मिनिमल स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट के पास में मिनिमम पावर है, कम पावर है, लिमिटेड पावर है गवर्नमेंट के पास में। ये एक मिनिमल स्टेट है। ये स्टेट नाइट वॉचमैन की तरह एक्ट करेगा। नाइट वॉचमैन क्या होता है? नाइट वॉचमैन आपको पता है कि जो रात को वॉचमैन होते हैं, जो बिल्डिंग्स की वो रखते हैं, ठीक है, सोसाइटी का पूरा, कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है, इस पे रेगुलेशन रखते हैं। तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही रेगुलेशन रखेगी। गवर्नमेंट इन्होंने इसलिए बनाई है ताकि गवर्नमेंट ये देखे कि जो प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है ये राइटफुल मीन से एक्वायर की जा रही है। और प्रॉपर्टी एक्वायर करने के बहुत तरीके होते हैं। एक होता है सही तरीका, मेहनत करके प्रॉपर्टी कमाओ। दूसरा होता है कि फ्रॉड करो, करप्शन करो। ठीक है, अगर फ्रॉड और करप्शन करते हो तो ऐसे में तो कैपिटलिस्ट क्लास के लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर पॉलिटिशियंस ऐसे में फ्रॉड करेंगे, इनसे कैपिटलिस्ट क्लास से ज्यादा पैसा लेंगे, तो कैपिटलिस्ट क्लास के पास में पैसा कम होगा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो उनका बिजनेस फ्लरिश कैसे करेगा, ग्रोथ कैसे होगी? तो इसीलिए जो गवर्नमेंट के पास में पावर ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि पावर ज्यादा आ जाती है तो लोग भी करप्ट करते हैं, जो लोग पॉलिटिशियंस होते हैं। तो स्टेट सिर्फ नाइट वॉचमैन की तरह एक्ट कर सकता है। स्टेट के पास में ज्यादा पावर नहीं है, सिर्फ रेगुलेशन का काम करेगा, ये देखने का कि जो प्रॉपर्टी एक्वायर की जा रही है ये सही तरीके से एक्वायर की जा रही है। तो इस मामले में वैसे भी हम बोलते हैं कि जॉन लॉक इज द स्कॉलर ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। तो इसीलिए इसमें ये प्रॉपर्टी के ऊपर एब्सोल्यूट राइट देते हैं लोगों को। प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट है, क्योंकि प्रॉपर्टी अपनी मेहनत से कमाई जाती है, लेबर से। आप मेहनत करते हो उस पर, और जो भी आप मेहनत करते हो ये आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होता है। या तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी,
या तो आप हार्ड वर्किंग हो या आप लेजी हो। ठीक है, तो जो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं ये उनकी पर्सनालिटी का पार्ट होता है और वो मेहनत करते हैं और उसके बाद भी उनकी प्रॉपर्टी अगर आप एक्वायर कर लोगे तो ऑब्वियसली दैट पर्सन विल फील चीटेड कि गवर्नमेंट मेरे साथ गलत कर रही है, तो फिर रिवोल्ट करेगा। ठीक है, तो जो पर्सनालिटी के पार्ट होती है, जो लोग लेजी हैं वो अगर मेहनत नहीं करेंगे, वो लोग मेहनत नहीं करेंगे तो फिर उनके पास में ज्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो एब्सोल्यूट राइट इसीलिए प्रॉपर्टी को देते हैं कि अगर स्टेट मैन की प्रॉपर्टी को लेता है तो इसका मतलब स्टेट उसकी जो डिग्निटी है मैन की, स्टेट मैन की पर्सनालिटी को डिनाई कर रहा है, उसको वॉलेट कर रहा है। क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है, जो लेबर होता है, आप मेहनत से ही प्रॉपर्टी कमाते हो, तो जो आपकी लेबर होती है, जो आपकी मेहनत होती है, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट होती है। तो यूल फील वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड और फिर आप क्या करोगे, रिवोल्ट करोगे। तो यानी अगर स्टेट ऐसा करता है, आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीनता है, तो स्टेट कमिट्स द एक्ट ऑफ एग्रेशन, स्टेट आपके खिलाफ कुछ गलत काम कर रहा है, तो फिर ऐसे में आप रिवोल्ट कर सकते हो। तो जॉन लॉक का कहना था कि हर एक पर्सन के पास में एब्सोल्यूट राइट टू वर्क होता है, आप अपने मुताबिक काम कर सकते हो, अपनी लेबर प्रोवाइड कर सकते हो। तो यानी जो आप मेहनत कर रहे हो वो भी आपके पास में उसका राइट है, जो आपने अपने नीचे काम वाले लगाए हैं, ठीक है, वो जो मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर जो भी प्रॉफिट आ रहा है उस पर भी आप ही का राइट है, क्योंकि आप इन लोगों को सैलरी दे रहे हो। ऐसे ही जो आपका घोड़ा है, ठीक है, जो वो भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा इधर से उधर, तो लेबर ऑफ हिज हॉर्स जो वो मेहनत कर रहा है वो भी आप ही के, क्योंकि वो घोड़ा भी आपका है। तो यानी बिजनेस क्लास अपने मुताबिक कर सकती है इसमें कि मैं घोड़े को कितना चारा दूं या कितना नहीं दूं, या स्लेव को कितना हो। तो क्यों, अब ये क्यों अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि देखो स्लेव को अच्छा ही दिया जाएगा, क्योंकि मैन है रीजनेबल, मैन अपना भी ख्याल रखता है, दूसरों का भी लगता है, तो मैन अपने स्लेव्स का भी ख्याल रखेगा, यानी जो उसके अंडर वर्कर्स होंगे उसका भी ख्याल रखेगा, उनको सैलरी तो देगा ताकि वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका मेंटेन रहे, एटलीस्ट ठीक रहे। सो इसीलिए सभी प्रॉपर्टीज में से तीन, सभी जो राइट्स हैं, एक तो राइट टू लाइफ था, एक लिबर्टी था, एक प्रॉपर्टी था, ये तीन राइट्स फंडामेंटल राइट्स थे। सभी राइट्स में से प्रॉपर्टी को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है जॉन लॉक के द्वारा। ठीक है, और वो इनफैक्ट कभी कभी क्या करते हैं, राइट टू लाइफ और राइट टू लिबर्टी को प्रॉपर्टी की जैसे ही यूज करते हैं, और ये हेरिडिटरी प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करते हैं कि देखो अगर आपने मेहनत की है तो आप अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हो, तो हेरिडिटरी अलाउ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फ्रॉड से नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आपने अपने चाचा को मार दिया और उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सारी हत्या ली, तो ये फ्रॉड हो गया, ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपका चाचा आपके साइन कर रहा है, उनके कोई बच्चे नहीं है और आपको ट्रांसफर करके जा रहा है प्रॉपर्टी, तो वो राइटफुल मीन्स हो गया, वो अलाउड है। तो यहाँ पर हमको ये प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। देखो इनिशियली क्या था, इनिशियली प्रॉपर्टी वॉज हेल्ड इन कॉमन। कैसे? इनिशियली आप देखोगे जो अर्ली मैन हुआ करता था, अर्ली मैन इधर से उधर नोमैडिक लाइफ जीता था। नोमैडिक लाइफ जीने का मतलब है यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, सारी जो प्रॉपर्टी थी वो कॉमन प्रॉपर्टी थी, कहीं पे भी कोई भी जा सकता था, किसी भी प्रॉपर्टी पे आप फ्रूट तोड़ करके खा सकते थे या कहीं पे भी हंट कर सकते थे। तो प्रॉपर्टी वाज हेल्ड इन कॉमन इनिशियली, शुरुआत में प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी थी। तो कॉमन सेंस की बात है कि प्रॉपर्टी ज्यादा दिनों तक कॉमन रही रहेगी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ तब लैंड डिसाइड की गई, ज्यादा दिनों तक कॉमन प्रॉपर्टी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहेगी? आप खुद मानो, दो इंसान हैं, ठीक है, ये कॉमन प्रॉपर्टी है इन दोनों की, दोनों मेहनत कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ये लेजी है, दोनों की ये जमीन है, दोनों भाई हैं, ठीक है, एंड दोनों ने मेहनत की, लेजी ने तो मेहनत की ही नहीं इतनी, हार्ड वर्किंग ने मेहनत की। अब हार्ड वर्किंग ने मेहनत करके यहाँ से जो भी प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए 100 रुपये का प्रॉफिट आया यहाँ से, लैंड थी मान लो 1000 रुपये की, ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपये का प्रॉफिट आया और 50 गए लेजी के पास में और 50 गए हार्ड वर्किंग के पास में। ठीक है, अब इक्वल इसमें हुआ क्योंकि दोनों की है। अब ऐसे कर करके 50-50 कर गए, जो हार्ड वर्किंग था उसने 1000 रुपये जोड़ लिए और ज्यादा मेहनत करके। लेजी तो क्या था, जो पैसे आते थे वो बस उसमें खा लेता था और खत्म कर देता था, खर्च कर देता था। जो हार्ड वर्किंग होगा वो इन्हीं पैसों को जोड़ करके एक और लैंड खरीदेगा। अब हार्ड वर्किंग के पास में ये लैंड भी है जिसमें से आधा शेयर उसका है और एक नई लैंड भी है। तो अल्टीमेटली यहाँ तो कॉमन थी, यहाँ पर कॉमन नहीं रही। यहाँ पर कॉमन सेंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे कि पर्सनालिटी के हिसाब से, तो इस इंसान के पास में अपनी एक प्राइवेट आ जाएगी। अब हो गई इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी।
अब हो सकता है कि आगे जाकर बहुत सारी प्रॉपर्टी बना ले और ये बहुत रिच हो जाए, और आगे जाकर के जो लेजी है, इतना लेजी है कि बिल्कुल काम नहीं करता है, तो लेजी को ये ऑफर कर देगा कि ऐसा है, ये जो तुम्हारी 1,000 रुपए की लैंड थी, मैं तुमको 2,000 रुपए देता हूँ, तुम मुझको ये लैंड बेच दो फ्यूचर में। तो इस भाई ने इस भाई से खरीद ली, और ये भी खुश है क्योंकि ये तो लेजी है, इसको मेहनत तो करनी नहीं थी। तो इसके 2,000 रुपए में लैंड इसने बेच दी, क्योंकि इसको बैठे बैठाए खाना था, इससे ज्यादा होता नहीं था। तो अल्टीमेटली ये प्रॉपर्टी भी इसकी हो गई, ये भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। तो यानी इनिशियली अगर प्रॉपर्टी कॉमन में थी, तो कॉमन सेंस अगर आप लगाओगे तो ज्यादा दिनों तक कॉमन में नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा मेहनती होते हैं, कुछ लोग ज्यादा इंटरप्राइजिंग होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, वो ओनर बन जाते हैं। जैसे कि ये जो इंसान है, ये ओनर बन गया। जो मेहनती होता है वो ओनर बन जाता है, ठीक है। और जो लोग लेजी होते हैं, जो लोग सिर्फ सपने देखते हैं अमीर बनने के, जो लोग आपस में लड़ाई करते हैं, वो लोग हमेशा पुअर रहते हैं। तो इसी के बेसिस पे जॉन लॉक कहते हैं कि गॉड ने जो आपको एप्पल बनाया है, या मिल्क बनाया है, या मीट, ये सभी चीजें किस लिए, खाने के लिए, पीने के लिए बनाई हैं, सैक्रिफाइस करने के लिए थोड़ी ना बनाई है। तो ये जो हार्ड वर्किंग इंसान है, अगर ये काम कर रहा था यहाँ पर, इसने क्या किया, 50-50 कमा लिए, ठीक है, उसने जोड़ करके दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी। अभी सैक्रिफाइस थोड़ी ना करेगा दूसरे को कि भाई चलो तुम भी इसमें से हाफ ले लो, क्योंकि इसकी अपनी मेहनत की वजह से है। तो पॉइंट इज, इसमें ये यूटिलिटेरियन है कि मैन यूटिलिटेरियन है, मैन के पास में रीजन है, लेकिन मैन अपनी यूटिलिटी के हिसाब से भी देखता है, ठीक है। यूटिलिटी क्या है कि आप मेहनत करोगे, आपको जरूरत है, आप अपनी यूजफुलनेस देखोगे कि मैं मेहनत करूंगा तो और ज्यादा मेरे पास होगा, मेरी और ज्यादा लाइफ बेहतर होगी। तो प्रॉपर्टी का ओरिजिन इस तरीके से होता है, इसीलिए अपने प्रॉपर्टी पे जॉन लॉक लिमिटेशंस लगाते हैं। लिमिटेशंस लगाते हैं सबसे पहले मेहनती लोगों के लिए ही करते हैं ये। तो ये बोलते हैं, सबसे पहले तो है लेबर लिमिटेशन। लेबर लिमिटेशन का मतलब है कि प्रॉपर्टी सिर्फ लेबर से, मेहनत से कमाई जानी चाहिए। फ्रॉड या फोर्स, आपने किसी को फोर्स करके अगर प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, तो वो प्रॉपर्टी सही नहीं है। उस प्रॉपर्टी पे रेगुलेशन रखेगा स्टेट, नाइट वॉचमैन की तरह रेगुलेट करेगा। अगर ऐसी प्रॉपर्टी स्टेट को पता चली कि ये फोर्स से अपनाई गई है, तो स्टेट ऐसी प्रॉपर्टी को आपसे ले लेगा और उसको देगा जिसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो स्टेट का काम है रेगुलेशन का। दूसरी लिमिटेशन थी कि आप दूसरे को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, यू कैन नॉट डिप्राइव अदर्स, मतलब दूसरे को नहीं रोक सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी ना खरीदे। राइट टू प्रॉपर्टी का हक सभी को है, तो आप रोक नहीं सकते हैं। अगर दूसरा बंदा ज्यादा मेहनत कर रहा है और वो पैसा ये खरीद रहा है, तो इस केस में आप ये देखो कि ये जो भाई था ये लेजी था, इसने अपने जोड़ करके 1,000 रुपए, तो ये अपने भाई को फोर्स नहीं कर सकता कि आप दूसरी लैंड मत खरीदो। एक ये लिमिटेशन लगाई। दूसरी थी कि जो भी प्रॉपर्टी आपके पास में है, प्रॉपर्टी को ये सेक्रेड मानते हैं। सेक्रेड का मतलब होता है पूजनीय है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कोई भी इंसान स्पॉइल ना करे प्रॉपर्टी को, डिस्ट्रॉय ना करे प्रॉपर्टी को, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रॉपर्टी से ही प्रॉस्पेरिटी आती है। तो ये जो लिमिटेशंस लगाई हैं, ये एक्चुअली में लिमिटेशन नहीं है। ये लिमिटेशंस, ये जो इन्होंने लिमिटेशंस लगाई हैं, ये इससे कैपिटलिस्ट क्लास को फेवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास बहुत मेहनती होती है, कैपिटलिस्ट क्लास की एपेटाइट होती है, पैशन होता है उनमें। तो वो अपने पैशन से अपने बिजनेस को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। वो अपने डिजायर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो वो बढ़ाते रहेंगे और उनके पास में बहुत पैसा आ जाएगा। तो अगर अगर किसी कैपिटलिस्ट क्लास ने मेहनत करी, उसके पास प्रॉपर्टी आई और किसी ने उससे छीन ली वो प्रॉपर्टी, तो ऐसे कैपिटलिस्ट क्लास के साथ में नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसी प्रॉपर्टी से वो और ज्यादा बना सकते हैं प्रॉफिट। तो कैपिटलिज्म के लिए प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए जो बनिए होते हैं, मोस्टली हम कैपिटलिस्ट या मर्चेंट ट्रेडर्स में देखते हैं उनको, तो ये लोग प्रॉपर्टी को, अपने एसेट्स को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। और इसीलिए ये मानते हैं कि इन्हीं इसी के थ्रू, दैट इज अ सोर्स ऑफ वर्चुअस लाइफ, प्रॉपर्टी की हेल्प से, एसेट्स की हेल्प से ये एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। तो प्रॉपर्टी इज नॉट एन एविल, प्रॉपर्टी में कोई खराबी नहीं है, प्रॉपर्टी बहुत सही है, प्रॉपर्टी अच्छी है। क्लियर? एनी डाउट? सो दिस इज अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी। अब आगे आता है टॉलरेशन का कॉन्सेप्ट, कल कवर करेंगे। कल हमारे पास में वैसे भी काफी टाइम है, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा क्योंकि कल, तो कल हम टॉलरेशन कवर करेंगे। उसके बाद असेसमेंट देखेंगे जॉन लॉक की। फिर एक दो स्टेटमेंट हम देखेंगे कि फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कौन है, और फिर उसके बाद में
हम अपना आंसर राइटिंग का थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे लिखना है। मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट आंसर कैसे लिखना है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके, एंड रिविजन करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो कल ये काम होगा। एंड उसके बाद में आपका, जिन लोगों ने अभी तक कवर नहीं किया है, अपनी बैकलॉग्स प्लीज कवर कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ अभी मैंने ये वाली पोस्ट कर दी है, फुल जो पीडीएफ होगी जॉन लॉक की वो कल आई विल पोस्ट इट। ठीक है, एंड बिकॉज कल हमारी क्लासेस खत्म हो रही हैं फॉर दिस मंथ, तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए कल के बाद से फिर आई विल स्टार्ट वर्किंग विद यू ऑन दैट। नोट्स वैसे आप खुद भी बना रहे हो, लेकिन मैं आपको बोला था मैंने कि शुरुआत के नोट्स में कोशिश करूंगी आप लोगों के बनाने के लिए, तो आई विल डू दैट। ठीक है, आंसर राइटिंग का नया कोर्स आएगा अगले मंथ के लिए, आप लोगों के लिए अलग से आएगा। ठीक है, फॉर हिंदी मीडियम देयर विल बी अ कोर्स ऑन आंसर राइटिंग, सो डोंट वरी। So this is it. Thank you very much for today. Bye bye.